कितना कितना वैल्यू दिया था? 10 और 15 देखते रहेंगे आप। ये दोनों 15 सीरीज में है और यहाँ पे 2 दिया था। ये कितना था हमारा? 15 एंड ओके। उसके अलावा जो वन मोरीज तो यहाँ पे दिया था 30 एंड ओके। ये सर कोई दिक्कत, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 20 30 कर लें, ठीक है ओके। यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 2, 8 और 2 ओके। सी ऊपर देखेंगे लोग, आप अभी कर देंगे। वैसे मैं बोलूँ अभी कितना बताएंगे ए और बी में? सब कुछ जोड़ देंगे, ऊपर देंगे जैसे हो गया। सी ऊपर देंगे, ये ऐसा कर दिया गया, ये ऐसा और ये ऐसा, ये ऐसा और ऐसा। कौन बताएगा ये? यहाँ पे अगर पूछे आपसे इन दोनों के बीच में, यस यस तीनों किसमें? ये 25 हो गया, ये कितना हो गया? 50 और ये कितना हो गया? ये 25 50 50। कोई दिक्कत किसी को? और तीनों आपस में किसमें? पैरेलल में। तीनों आपस में किसमें है? पैरेलल में। क्लियर है? ये तीनों आपस में पैरेलल में दिख रहा है आपको? ये देख लोगे, अगर दिक्कत हो तो देख लेंगे आप। तीनों आपस में 25, ये 3 तो इतना दिख गया। यहाँ पे इसको क्या मान लिया आप? दिस इज एक्स मान लिया, इसको क्या मान लिया? ये एक्स ही होगा। और ये क्या होगा? वाई एंड ये। तो देख लोगे ये 25 होगा किसके बीच में? एक्स एंड वाई में। ये 50 किस में जुड़ा हुआ? एक्स एंड वाई में। और ये 50 कहाँ जुड़ा हुआ? समझ आई बात नहीं? तो मतलब ये बोल रहा हूँ 25 50 50 कहाँ पे जुड़ा हुआ? लाइक एक्स एंड वाई में जुड़ा हुआ। एक्स एंड वाई के बीच में एक 25 है, दूसरा 50 है, तीसरा 50 है। ठीक है, क्लियर हो गया ये? तो और बाकी जो इसके अलावा जो जोड़ा है, यहाँ पे 2 जोड़ा है और यहाँ पे 8 जोड़ा है। तो ये 2 एंड 8, यहाँ पे ए एंड बी में हमें फाइंड आउट करना है। ए एंड बी में क्या करना है आपको? फाइंड आउट करना। देख लिया इधर, ये पूरे लोगों को हटा करके आप कितना लगा सकते हैं? इन दोनों इन सभी को हटा करके आप लगा सकते हैं यहाँ पे 3 लोगों को। यहाँ पे 25 50 50 25 50 50। क्लियर है? ये 50 50 का कितना? 25 25 एंड 25 का कितना? 25/2 मतलब 12.5। 12.5 प्लस 2 प्लस 8 डेट विल बी 25 का आधा 12.5 प्लस 8 प्लस 2। किसी को दिक्कत है बता देगा? डेट विल बी तो 22.5। हर एक किताब में ये सवाल दिया हुआ। देख लेंगे पूरा डायग्राम जो था हमारा, ऐसा कुछ था। ये कुछ डायग्राम था। सी ऊपर देंगे। हाँ इधर बोलेंगे दोनों किसमें? सीरीज में। ये दोनों सीरीज में, ये दोनों ये 50 ये 50 और ये 50। जब ये शॉर्ट सर्किटिंग करेंगे तो क्या हो गया? तो ये और ये पैरेलल में हो गए। 50 50 का 25 25 25 का 25/2। तो ये इन सभी का कितना आ गया? ये इन लोगों का 12.5 12.5 प्लस 2 प्लस 8 तो 22.5। कितना जाएगा? कोहेरेंट वैल्यू विल बी 22.5। किसी को अभी भी दिक्कत बता देगा? किसी को अभी भी दिक्कत है? तो आगे मूव करेंगे। क्या कर रहे थे हम लोग? ट्रायंगल वाला भी करूं क्या? तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ये वाली किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स में 2 नियम होते हैं। कौन सा? देख, फर्स्ट लॉ और दूसरा कौन सा? सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ पे चर्चा करेंगे, देखेंगे इधर। फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स के पहले नियम को क्या बोलते हैं? जंक्शन लॉ भी बोलते हैं। ये इसी नियम को क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स का करंट लॉ, किरचॉफ्स का जंक्शन लॉ, किरचॉफ्स का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का नियम। आज स्टेटमेंट पूछा जाता है कि किरचॉफ्स का कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नियम को पहला बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में तो पहला है, और पहला का मतलब क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है? कि इस जंक्शन पे जो चार्ज आएगा वो जाएगा। ये चार्ज आ रहा है तो उसको रेट में मेजर करोगे तो करंट आएगा और जाएगा। जितना आएगा उतना जाएगा। किरचॉफ्स का पहला नियम बोले, जंक्शन नियम बोले, करंट नियम बोले, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज नियम बोले। क्लियर हो गया होगा नाम? और स्टेटमेंट अगर पूछा जाएगा तो क्या नाम लिखेंगे आप? तो सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0। और स्टेटमेंट यही दिया था उसने। सारे करंट्स का समेशन किसी जंक्शन पे कितना होता है? हमारा 0 होता है। और क्या लिया उसने? इनकमिंग करंट्स को पॉजिटिव लिया और आउटगोइंग को। समेशन ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन 0। किसी को स्टेटमेंट चाहिए तो नोट कर लेगा। किरचॉफ्स का पहला नियम का स्टेटमेंट पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे? सम ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट इज 0। और इनकमिंग को क्या मानेंगे आप? जंक्शन पे इनकमिंग को क्या मानेंगे आप? तो डेट विल बी पॉजिटिव, आउटगोइंग को तो डेट विल नेगेटिव। इनकमिंग करंट इज टेकन पॉजिटिव और आउटगोइंग इज टेकन
नेगेटिव। क्लियर है ये? तो जब देख लेंगे जंक्शन नियम पे तो कुछ बार सवाल क्वेश्चन आ जाते हैं। जंक्शन बना लिया गया, ऐसे जो बहुत सारे ब्रांचेस जहाँ पे मीटिंग कर रहे होंगे तो इसको क्या नाम से पुकारते हैं? जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? या इसी को क्या बोलते हैं? नोड। क्या बोलते हैं? जंक्शन बोले, नोड बोले। समझ आई बात? नोड भी कहीं लिखा हुआ तो बहुत सारे का, तो ब्रांचेस जहाँ पे मीटिंग कर रहे हो नोड बोलेंगे, जंक्शन बोले आप। देख लें बस इतना, पहला नियम इतना ही बोलता है कि ये जो है ऐसे लोग हैं, ये ऐसा कुछ बोला गया I1 I2 I3 I4 देखते रहेगा ऊपर, बोलेंगे सारे का समेशन किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। आने वाला कौन कौन दिख रहा है आपको? आने वाला कौन कौन दिख रहा है? I1 एंड I2 को प्लस में डालूंगा, और जाने वाला कौन जा रहा है? तो क्या लोगे इसको? तो ऐसा लिख दोगे। आगे देखें, ऊपर देगा, अभी लिखना नहीं है। तो I1 प्लस I2 कितना हो गया? मैं बोलना चाहता हूँ किरचॉफ का पहला नियम का स्टेटमेंट पूछा जाएगा तो क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ करंट्स मीटिंग एट ए जंक्शन इज 0, इनकमिंग पॉजिटिव, आउटगोइंग नेगेटिव। लेकिन हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बोलेंगे जंक्शन पे जो आने वाला और जाने वाला क्या होता है? क्वेश्चन हम लोग यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आने वाला जाने वाला क्या होगा हमारा? यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आंसर हमारा उतना ही आएगा। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? किरचॉफ का स्टेटमेंट क्या है? ऊपर वाला था। किरचॉफ का स्टेटमेंट के अनुसार से बोले, किरचॉफ के नियम के अनुसार से कौन सा लिखा हुआ? तो ये लिखा हुआ। बट ये वाला नियम जो है तो अपना हम लोग कैलकुलेशन के लिए काम करेंगे। क्लियर हो गया वो लोगों को? तो किरचॉफ का नियम का तो एक तो ऐसे I1 I2 I3 I4 में कुछ वैल्यूज दिए होंगे, कुछ निकालना होगा, तो इनकमिंग आउटगोइंग बराबर करके आंसर निकाल लोगे। क्लियर है ये? एक हम लोग बार बार ऑलरेडी पहले भी लगा चुके हैं और आगे भी लगाते रहेंगे इसको। पहले भी इसको यूज कर रहे थे, आगे भी इसका इस्तेमाल होता रहेगा। ऐसा कुछ ब्रांचेस दिया हुआ, करंट्स की वैल्यू दिया हुआ I1 I2 ऐसा कुछ दिया हो, बताओगे तुम कि 1 एम्पियर 2 एम्पियर 4 एम्पियर I एम्पियर 5 एम्पियर। आई की वैल्यू निकालना, जंक्शन पे आने वाला जाने वाला को इक्वेट कर दें, आई निकल जाएगा। आने वाला जाने वाला बराबर कर दें। आने वाला कौन कौन दिख रहा है जंक्शन पे? 1 2 आई, आने वाला जाने वाला 5 4, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? तो डेट में 6 एम्पियर। करंट आई की वैल्यू निकाल के कितना बताओगे आप? तो डेट में 6 एम्पियर। किसी को कंफ्यूजन है बता देगा? ये भी कहीं सवाल रहते हैं, मैनेज कर लोगे। तो आगे हम लोग मूव करते, जो एक्चुअल सवाल होता है इस पर, तो 3 4 5 लोगों का ऐसा हो तो ब्रांच रहेगा, और क्या रहते हैं तो R1 R2 R3 दिए रहते हैं, और इंड्स पॉइंट का क्या दिए रहते हैं? वोल्टेज दिए रहते हैं, V1 V2 V3 V4 ऊपर देखते रहेगा। इन सारे क्वेश्चंस का तो सवाल आंसर जो है तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे, बाकी एक बार समझ लें। ऐसा कुछ हमने ले लिया। क्वेश्चन होता क्या? तो I1 I2 I3 I4, I1 I2 I3 I4 की वैल्यू निकालो, जंक्शन का वोल्टेज निकालो, ऊपर देखता रहेगा लोग। ये जंक्शन का वोल्टेज निकालने का सवाल होता है। देख लें फॉर्मेट होता है, इसमें फॉर्मेट होता है कि ऐसे ऐसे करोगे तो तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। चारों ने ज़्यादा ले लिया, यूजुअली 3 के लिए रहते हैं। जंक्शन वोल्टेज निकालने के लिए कितने के लिए रहते हैं? 3 के लिए रहते हैं। 4 हमने दिखा दिया। जब 4 रहेगा तो भी मैनेज कर सकते हो तुम। करना क्या होता है, ध्यान सुनेंगे। जो इंड पॉइंट है, टर्मिनल्स हैं V1 V2 V3 V4, इनके वोल्टेजेस गिवन होते हैं। R1 R2 R3 R4 ये रेसिस्टेंस गिवन होते हैं। क्लियर है? तो वो क्या निकालना होता है? जंक्शन वोल्टेज निकालना होता है। तो पहला तो हम लोग क्या करेंगे, इनकमिंग और आउटगोइंग करंट करके जंक्शन वोल्टेज निकाल लेंगे, और जंक्शन वोल्टेज निकालने के बाद ये करंट I1 निकालना होता है। तो I1 की वैल्यू हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो I1 की वैल्यू V1 माइनस V बटे R1, I2 की वैल्यू V2 माइनस V बाई I3 की वैल्यू V माइनस V3 बाई R3, और I4 की वैल्यू V माइनस V4 बाई R4। तो I1 I2 I3 I4 डन हो जाएगा। क्लियर हो गया लोगों को? या ऐसा भी कर सकते हैं। और कौन बताया क्या कर सकते हैं? I1 I2 I3 I4 में अगर I1 I2 I3 निकल गया तो जंक्शन नियम लगा देंगे तो I4 निकल जाएगा। समझ नहीं आया कुछ? जंक्शन नियम से आने वाला जाने वाला क्या होना है? इक्वल होना है। क्लियर बात है? तो V माइनस V4 बटे R4 करके भी I4 निकलेगा, या जंक्शन नियम से भी क्या हो जाएगा? जब करंट निकालना होता है 3 4 वैल्यूज है, तो कोई 3 वैल्यूज निकाले तो चौथा जंक्शन नियम से भी निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया लोगों को? रेडी हैं सब लोग? तो जंक्शन वोल्टेज निकालने जा रहा हूँ। जंक्शन वोल्टेज की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। इनकमिंग फंडा क्या होगा? वहाँ पे कौन सा करंट आने वाला बताओ बेटा? जंक्शन पे आने वाला करंट बताएंगे। I1 आने वाला है, I1 एंड I2, और जाने वाला कौन कौन है?
I3 एंड I4। तो पहले तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऊपर देखता रहेगा। मैं बोल रहा हूँ कि जो 3 ब्रांचेज वाला क्वेश्चन या 4 ब्रांचेज वाला क्वेश्चन है उनके आंसर आप डायरेक्ट लिख देंगे। बट अगर आपको कल कोई 11वीं क्लास को पढ़ाने का मौका मिल गया 12वीं क्लास को, तो कैसे पढ़ाओगे ये बताया जा रहा है। देख लो इधर, I1 प्लस I2 इजिकल टू कितना, I3 प्लस I4। I1 प्लस I2 इजिकल टू I3 प्लस, क्लियर है ये, I1 प्लस I2 इजिकल टू I3 प्लस I4। डैट विल बी, आप देख लिया हमें जंक्शन वोल्टेज निकालने में इंटरेस्ट है, किसमें क्या निकालने में इंटरेस्ट है। ऊपर देखते रहेगा I1 के वैल्यू V1 माइनस V बाई R1, I2 के वैल्यू V2 माइनस I3 के वैल्यू V माइनस V3 बाई R3 प्लस V माइनस V4 बाई R4। ये सभी क्या होगा, तो ऐसा इक्वेट कर दोगे। स्पेशल केस में अगर R1 R2 R3 R4 अगर बराबर है सब लोग, तो जंक्शन वोल्टेज एवरेज के बराबर आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 के बराबर आ जाएगा। अगर R1 R2 R3 R4 क्या हैं, बराबर हैं, तो एवरेज होगा, अर्थमेटिक एवरेज हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 बाई 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया लोगों को। अगर अलग अलग है तो यही आएगा। कितने अननोन है हमारे, V1 V2 V3 V4 R1 R2 R3 R4 दिया रहेगा, तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, V की वैल्यू निकल जाएगा। अगर कोई मास्टरी चाहते हैं, मास्टरी इक्वेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो V वाले को एक तरफ कर लें, जंक्शन वोल्टेज कहाँ कर लें, एक तरफ कर लें, तो जंक्शन वोल्टेज और बाकी को एक तरफ कर देते, एक्सप्रेशन ऐसा आ जाएगा। ये बच्चा बच्चा देश का जानता है इसके बारे में। V2 बाई R2, V3 बाई R3, V4 बाई R4, और नीचे 1/R1 1/R2 1/R3 1/R4। ये जिनको एक्सप्रेशन चाहिए तो ऐसा याद रख के काम कर सकते हैं। पाँचवा रहता तो V5 बाई R5 भी कर लेते आप, V5 बाई R5। ठीक है ये, हाँ बेटा 3 के लिए कितना लिखोगे, 3 के लिए जंक्शन वोल्टेज निकालना क्या करोगे तुम, यहीं तक छोड़ देंगे। समझ आई बात नहीं, आंसर से मतलब होता है, तो आंसर हम यहाँ से स्टार्ट कर देंगे, हाँ या नहीं। अब ये क्या किसके लिए बताया आपको, 4 के लिए बता दिया, 3 के लिए बता दिया, 2 के लिए कौन बताएगा। समझ आ गई बात। देख लें, अगर हमने बताया कि ये 11वीं क्लास का क्लास लेना होगा आपको, तभी ऐसा करेंगे। आगे में अगर अपने लेवल में काम करना, 3 4 तो 5 कितने के लिए बता दिया ना, हमें अपने लेवल में काम करना। नीट के एग्जाम में हमें अगर जंक्शन वोल्टेज पूछा गया तो हम क्या करेंगे वो देखोगे तुम, ऊपर देखेंगे लोग। नीट के एग्जाम में वो जो फंडामेंटल्स है, बाकी हमें एग्जाम में जब क्वेश्चन आ गया तो हमें जो है तो जितना टाइम है उसमें आंसर निकालना, या सामने देखते क्वेश्चन देखते के साथ ही आंसर निकालना। ऊपर देखते रहेगा लोग, ऊपर देखते रहेंगे। हमें क्या करना है, हम जानते हैं कि अगर ये सभी रेसिस्टेंस R होते और ये V1 V2 V3 होता, जंक्शन वोल्टेज कौन बताएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 3, V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई। समझ आई बात, याद रहेगा। कितने लोगों को याद हो गया जंक्शन वोल्टेज इस केस में, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 बाई V3 बाई 3, V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई। क्लियर हो गया होगा लोगों के। अब देखेंगे यहाँ पे ये V1 V2 V3 R दिया होता, तो ऐसा करते थे। अगर यहाँ पे ऐसे देखेगा, ये कितना दिया हो, 30 वोल्ट 12 वोल्ट 2 वोल्ट, और अगर जो देख लेगा ये R दिया हुआ, जंक्शन वोल्टेज बता देगा, जल्दी बता देंगे। 44/3 44/3, हाँ या नहीं। अरे जोड़ के 3 से डिवाइड कर लोगे ना, R अगर बराबर है तब ऐसा होगा, बट अगर R डिफरेंट है तो भी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं आंसर। R अगर बराबर था तो निकाल लिया ना। R अगर क्या हमारा डिस्टिंक्ट करने जा रहा हूँ, देखे ऊपर देखेंगे, अभी लिखने की कोई जरूरत नहीं। 2 3 4 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, या चाहोगे 10 20 दे दूंगा। 2 3 देने का मतलब इतना ही होता है कि उतना सा आपका काम हो जाएगा। आपको जहाँ मिलेगा तो कर लेंगे। ऊपर देगा 10 20 और 30 लिख के करना नहीं है लोगों को, वो तो फार्मूला दे दिया, उसमें वैल्यू रखोगे, कैलकुलेशन करोगे, अगर सही कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आ ही जाएगा। अल्टरनेटिव नियम बता रहा हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेटिव नियम देखेंगे, हमें क्या करना है, जंक्शन वोल्टेज निकालना, यहीं पे निकाल लेंगे हम लोग। हम जानते हैं कि अगर बराबर होते तो क्या होता आंसर, V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 3 होता था, हाँ या नहीं। V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 3 होता था, मतलब ये फॉर्मेट तैयार करोगे, ऊपर देखते रहेगा, जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हारे आंसर ही आ जाएंगे। ये V1 V2 V3 बाई 3 होता था, V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 3 सभी बराबर होते थे ना। 3 का मतलब था कि ये 1 था। 1 क्या था हमारा, बोला था कि R में क्या था, सभी के R बराबर थे,
सभी के आर क्या थे हमारे, बराबर थे। अब यहाँ पे जो 10 और 20 और 30 दिया हुआ, 10 और 20 30 दिया हुआ, तो ये तीनों बराबर हैं क्या, 10 20 30 बराबर हैं क्या, 10 20 30 बराबर हैं क्या, हमें बराबर नहीं है, फिर भी क्या कर रहा है, जंक्शन वोल्टेज निकालना। छोटी मोटी बात ध्यान से सुन लोगे, कितना दिया हुआ, 30 दिया हुआ, 12 दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 30 दिया हुआ, 12 दिया हुआ, 2 दिया हुआ, जंक्शन वोल्टेज इन सब से, तो क्या हुआ, जो छोटे से छोटे इससे बड़ा आएगा और इससे छोटा आएगा, 2 से बड़ा और 30 से छोटा आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकालना है, क्या निकालना है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है। आंसर 20 आएगा। आप जो कैलकुलेशन कर रहे हैं तो छोड़ दें, आप देखने की कोशिश करें। हमें कागज पे जैसे क्वेश्चन रहता है वहीं पे हम आंसर निकालने के लिए ट्राई कर रहे हैं। वो अगर V1/R1 + V2/R2 + V3/R3 करके कोई करना चाह रहे हैं तो छोड़ दें, बंद कर दें उसको। देख लें यहाँ पे हमें क्या करेंगे, जंक्शन वोल्टेज निकालना कितना होता है, फॉर्मेट आपको पता लग गया, V1 + V2 + V3/1 + 1 + 1 होता था। ये 1 + 1 + 1 क्यों आता था, तीनों बराबर थे। और यहाँ भी क्या था, 1 × V1 1 × V2 1 × यहाँ पे क्या है, बराबर नहीं है। क्या बराबर नहीं है, रेसिस्टेंसेज बराबर नहीं है। ऊपर देगा तो यही एक पॉइंट है, मेन पॉइंट यही है। ये पॉइंट समझ गया तो तुम मैनेज कर लोगे। मैं बोलना चाहता हूँ कि रेसिस्टेंसेज को बराबर कर दूंगा, रेसिस्टेंसेज को क्या कर दूंगा, बराबर कर दूंगा। रेसिस्टेंसेज को बराबर करने के लिए यहाँ पे 6 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ से 3 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा। समझ आई बात। तो 6 और 3 और 2 से मतलब यहाँ पे 6 से गुना कर लोगे, यहाँ से 3 से गुना कर लोगे, यहाँ 2 से गुना कर लोगे, 6 और 3 और 2 ऐसे लिखो, खत्म। V1 की वैल्यू कौन बताएगा, अरे V1 की वैल्यू कितना दिया हुआ वहाँ पे, V2 की वैल्यू क्या दिया हुआ 12, V3 की वैल्यू क्या दिया हुआ, फिनिश हो गया। देख लो कितना आ रहा है, 180 + 36 + 4 220/11, 220/11 डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 20 वोल्ट आएगा। जंक्शन वोल्टेज निकल गया। ये जंक्शन वोल्टेज निकालने का मंत्र है। वंस फोर एक बार देखेगा, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ। V1 V2 V3 दिया हुआ है तो क्या करते थे, V1 + V2 + V3/1 + 1 + 1, V1 + V2 + V3/3 करते थे ना। 1 + 1 1 + 1 क्यों करते, क्योंकि रेशियो वहाँ 1:1 था, इक्वल का रेशियो 1:1 था। यहाँ पे इक्वल है नहीं, तो इक्वल करने के लिए इसको 60 बना दिया, इसको मल्टीप्लाई करके 60 बना दिया, इसको भी कर दिया। अब तीनों बराबर हो गए। तो ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, तो ये वोल्टेजेस में भी उतना मैग्नीफाई कर दोगे। यहाँ कितना हो गया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और यही 6 और 3 और 2 ऐसा करोगे तो डायरेक्टली हमारे क्या आ जाएगा, जंक्शन वोल्टेज निकल जाएगा। और जंक्शन वोल्टेज जैसे निकल गया तो करंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। किसी को दिक्कत है बताएगा। अगर मास्टरी कर लेंगे तो जहाँ पे क्वेश्चन रहेगा विदिन सेकेंड्स आप आंसर निकाल सकते हैं। समझने में टाइम आपको लग सकता है, बट एक बार प्रैक्टिस कर लिया, हाथों में आ गया तो आप जो है देखते के साथ ही आंसर निकाल सकते हैं। जंक्शन वोल्टेज निकाल लिया, जंक्शन वोल्टेज कितना वोल्ट आ गया। अब जो 10 ओम दिख रहा है ना, 10 ओम दिख रहा है, 10 ओम दिख रहा है, 10 ओम दिख रहा है। 10 ओम में तो देख लो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 ओम 10 ओम 10 ओम दिख रहा है लोगों को। 10 ओम में ऊपर देगा, 10 ओम में करंट ऊपर देगा। कौन हाई है, ये 30 है, 30 और 20 तो हाई से लो की तरफ जाएगा। तो 30 - 20 कितना हो गया, 10। तो 10/10 1 एम्पियर यहाँ से आ गया, 1 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर। हाँ, और यहाँ से इधर जा रहा है तो 20 - 12 8/20 8/20 0.4। इधर से 1 एम्पियर चला, इधर 0.4 चला गया, तो बाकी इधर कितना जाएगा, समझ आ गया होगा। तो करंट निकाल लिया। किसी को अभी भी दिक्कत है बोल देगा हमें यहाँ पे दिक्कत आ रही है। करंट की वैल्यू जो निकाल लिया वो लोगों ने, या इस आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि मैं V1/R1 + V2/R2 + V3/R3 अपन 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 लगा के जल्दी कैलकुलेट करके निकाल लूंगा तो वहां से कर ले। समझ आई बात नहीं। जो 1/R1 + 1/R2 ये सबको जोड़ के एलसीएम लेके जो करोगे उसको सिंप्लीफाई करके रख दिया गया।
समझ आई बात? या किसी को लगता है कि नहीं मैं ऐसा इक्वेशन बनाऊंगा 30 माइनस वी बटे 10, ये आने वाला करंट I1 और जाने वाला V माइनस 12/20 प्लस V माइनस 2/30, इक्वेट करके वहाँ इक्वेशन बना के V की वैल्यू सोल्व करके निकाल सकते हैं। बता दिए 11वीं क्लास में या 12वीं क्लास में जो बच्चा पढ़ता है, 11वीं 12वीं 10वीं क्लास में जो बच्चा पढ़ता है वो भी जानता है कि जंक्शन वोल्टेज तो इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट बराबर करके निकाल लो। समझ ये बात नहीं है? अगर कुछ आपको तो फास्ट में जाना तो ऐसे करके आप प्रोसीड कर सकते हैं। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा? हर एक ब्रांच में करंट बता दिया लोगों ने। हाँ साहब आप बताओ करंट यहाँ पे कैसे निकालेंगे? ओके आप बताएंगे यहाँ पे कैसे निकालेंगे? उधर बगल वाले टोटल कितना था? यहाँ पे करंट कितना था? यहाँ बंद था, यहाँ बंद था, इधर कितना चला गया? 0.4 चला गया तो कितना चला जाएगा? या वोल्टेज से लिखना होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 20 माइनस 2/30। समझ आई बात? I1 I2 I3 निकाल लिया, I1 I2 I3 निकाल लिया लोगों ने। तो जल्दी से दूं प्रैक्टिस के लिए या अभी और समझाऊं इसको? तो जल्दी से फाइंड आउट करें आप। जंक्शन वोल्टेज निकालना है, जंक्शन वोल्टेज निकालना है, जंक्शन वोल्टेज निकालना है, जंक्शन वोल्टेज निकालना है। करंट हर एक ब्रांच में निकालना है। जंक्शन वोल्टेज एंड करंट ईच ब्रांच में फाइंड आउट करने हैं। जंक्शन वोल्टेज जंक्शन वोल्टेज और करंट ईच ब्रांच में बताना है। सिक्स वोल्ट, वेरी गुड। एनीबडी हेल्ड? 3 वोल्ट, ओके। एनीबडी एल्स? बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या बताया? बराबर कर दो, बराबर कर दो। यहाँ पे तो ये 16 to 1, यहाँ पे कितना कर दें? 2 और यहाँ कितना कर दें? 3 फिनिश। तो 1 to 3 तो 6 प्लस 3 into 2 प्लस 2 into 2। किसी को दिक्कत है? या जो नहीं समझ पा रहे हो देख ले, पहले वोल्टेज को छाप दो तुम। सीधा क्या करो, वोल्टेज में तो वोल्टेज का ही तो जंक्शन वोल्टेज निकालना, तो वोल्टेज का ही तो एवरेज वैल्यू आएगा। तो कितना लिख देंगे? ऊपर देगा 6 वोल्ट 3 वोल्ट 2 वोल्ट, 6 वोल्ट 3 वोल्ट 2 वोल्ट, ऐसा लिख दिया। 6 वोल्ट 3 वोल्ट 2 वोल्ट बॉक्स में डाल दें। अब ये बॉक्स 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 वोल्ट के साथ क्या बॉक्स होता है? वोल्ट बॉक्स है, बॉक्स 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 में डाल दें आंसर्स। ये मतलब फॉर्मेट ऐसा तैयार है, जब क्वेश्चन रहेंगे तो आप यहाँ से ये स्टार्ट करोगे। आपका फॉर्मेट है, वोल्टेज है और साथ में बॉक्स है। बराबर करने के लिए यहाँ कितना गुना करना पड़ा? 1। यहाँ पे कितना गुना करना पड़ा? 2। यहाँ पे कितना गुना करना पड़ा? 3। और 1 2 3, ठीक है। ये ऊपर में कितना आ गया? 18 18 18 18/6, 3 वोल्ट जंक्शन वोल्टेज आ गया। कितना वोल्ट जंक्शन आ गया? तो हर एक ब्रांच में कौन करंट बता देगा? जंक्शन वोल्टेज विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं, जंक्शन वोल्टेज विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे कितना कितना कितना? 1/20। यहाँ बताओगे 0। तो यहाँ से जो आया इधर चला जाएगा, जो यहाँ से आया इधर चला जाएगा। या ऐसे पूछा था डायरेक्ट, यही पूछा था इसमें कितना करंट होगा, इतना पूछते नहीं। जंक्शन वोल्टेज ऑब्जेक्टिव में कोई एक ऑप्शन पूछ लेंगे आपसे। किसी को कंफ्यूजन है बता देगा तो फर्दर मूव करेंगे। जंक्शन वोल्टेज निकाल लिया, थ्राइस वोल्ट। तो 1 मोर प्रैक्टिस के लिए देता हूं। यहाँ पे अमीटर की रीडिंग बता दें आप लोग। रीडिंग ऑफ द अमीटर, अमीटर की रीडिंग
आमीटर ग्रेडिंग बताना है, आमीटर ग्रेडिंग बतानी है। गुड, जंक्शन वोल्टेज 8 वोल्ट जंक्शन वोल्टेज आ गया 31/10 ओके। 8 वोल्ट नीचे बेटा, नीचे जो ना जो उसको जोड़ो, 2 + 3 + 6 जोड़ो, नीचे 2 + 3 + 6 जोड़ो। बहुत आसान काम है। जंक्शन वोल्टेज हर एक बच्चा ने निकाल लिया, बता दिया कि क्या, तो फॉर्मेट क्या था हमारे पास, तो वोल्ट 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 का साथ में बॉक्स में था 10 6 5 और डब्ल्यू प्लस 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 बॉक्स में डाला था कुछ। बराबर करने के लिए क्या बॉक्स में डालना पड़ा, यहाँ पे 10 के साथ क्या करना पड़ा, तो 6, यहाँ पे कितना करना पड़ा 3, यहाँ पे कितना करना पड़ा 6 3 2, तो ऊपर में तो 60 + 18 + 10 88, 88/11 तो 8 वोल्ट आ गया, जंक्शन वोल्टेज आ गया। हाँ, तो जंक्शन वोल्टेज 8 वोल्ट आ गया, तो कहाँ से कहाँ करंट जाएगा, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा, तो कितना डिफरेंस आ गया 2/10, तो 0.2 एम्पियर इधर से आ गया, इधर से 0.2 एम्पियर आया और इधर जाएगा कितना, तो 8 - 6, तो 2/20 डब्ल्यू, तो जाएगा 0.2 इधर से आया, 0.1 इधर चला गया, तो 0.1 इधर चला जाएगा। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। तो ऐसे जंक्शन वोल्टेज और प्रोसीड कर जाएंगे। अब मैं यूजुअली हमारे सिलेबस में या बुक्स में यूजुअली ये दोनों ही आते हैं, क्या आते हैं हमारे, तो मतलब 3 ब्रांचेज वाला केस ही आते हैं, जंक्शन वोल्टेज और करंट निकालना। 4 वाले के लिए ऐसा कर सकते हो, कितने वाले के लिए कैसा कर सकते हो, बस वही काम करना। V1 V2 V3 V4 लिख देंगे नीचे में, और साथ में बॉक्सेज रहेंगे, बराबर करने के लिए जो रहेगा वो तो ऊपर मल्टीप्लाई करके नीचे भी जोड़ कर रख देंगे। तो 3 वाले के लिए प्रैक्टिस करवा दिया गया, 3 ही हमारे एग्जाम्स में आते हैं। कहीं 2 वाले के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 रहेंगे, ऐसे इतना ही है। जंक्शन वोल्टेज 2 पहले भी करा था, सीरीज कम्बिनेशन भी करा था, V1 है और कितना है V2 है, यहाँ निकालना R1 एंड R2। यहाँ पे कोई मंत्र नहीं, सीधे ये तो क्या कर लेंगे, V1 - V/R1 = V - V2/R2, खत्म हो जाएगी बात। या फिर वैसे भी कर सकते हो, दोनों बराबर करने के लिए तो V1 + V2 और नीचे है तो बॉक्स प्लस बॉक्स में बराबर करने के लिए जो रहा उससे गुना करके निकाल सकते हो आंसर। उतना ही काम है, एक ही काम है। 2 के लिए जो कुछ जरूरत नहीं पड़ती, नहीं, 2 के लिए हर एक लोग काम कर लेता है। क्लियर हो गया होगा ये। तो आगे मूव कर रहे हैं हम लोग। जंक्शन नियम में इतना ही नियम है। जंक्शन में तो V1 V2 V3 R1 R2 R3 एंड जंक्शन वोल्टेज। कितने लोग टोटल 7 हैं, कोई 6 वैल्यूज गिवन रहेंगे, 7th निकाल सकते हो। तो समझ आई बात। आगे मूव करते हैं किरचॉफ्स का तो लूप का नियम, किरचॉफ्स का लूप लॉ ऑलरेडी हमने बता रखा। लूप लॉ ऑलरेडी बता रखा है। जो लूप में लगाने के लिए तो पहला स्टार्टिंग यहीं से करा था, हमने बता रखा है कि बैटरी के बारे में क्या बताया था, क्या लेने के लिए, पॉजिटिव निगेटिव क्या लेने बोला था। हम जब लूप में लगाते थे तो क्या बोला था, हम जिस इंड से निकलते हैं उसके पोलरिटी को कंसिडर करते हैं। हम घूम रहे हैं ना, हम घूमते थे लूप में, तो घूमते घूमते हम जिस टर्मिनल से बाहर आते थे तो वो उसको वहां पे साइन कंसिडर करते थे। उसका साइन को क्या करते थे, पहले बताया था, हर एक लोग को बताया था कि पहले क्या लिखे, इक्वलिटी लिखेंगे, और एक साइड क्या लिखते थे, बैटरी के बारे में लिखते थे, और एक साइड I/R के बारे में लिखते थे। बैटरी के बारे में बताया था कि बैटरी के जिस डंडे से निकलोगे उसी डंडे के पोलरिटी को लिखोगे, प्लस से निकले तो प्लस लिखोगे, माइनस से निकले तो ठीक। लेफ्ट साइड में बैटरी के बारे में लिख दिया, और राइट हैंड साइड में I/R के बारे में बताया था कि देखोगे हम जाते हैं, मतलब लूप में हम घूमते हैं, लूप में कौन घूमता है, और हम जा रहे हैं उधर ही अगर करंट जा रहा है तो I/R को पॉजिटिव, और अगेंस्ट में जा रहे हैं I/R को नेगेटिव। इससे हमारे क्या बन जाता था, इक्वेशन बन जाता था। और जो भी फाइंड आउट करना होगा तो क्या कर लेंगे, उसके बाद कुछ वैल्यूज गिवन रहेंगे, कुछ क्या हो जाएगा, तो निकालना होगा। आप जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे न्यूटन ला के इक्वेशन बनाते थे वैसे एक इक्वेशन बन जाएगा यहाँ से किरचॉफ्स का। रेडी हैं सब लोग। ऊपर देखेंगे किरचॉफ्स का लूप लॉ, किरचॉफ्स का, तो इसको किरचॉफ्स का लूप लॉ बोलते हैं। किरचॉफ्स का क्या, कौन सा नाम बोलते हैं, सेकंड लॉ। किरचॉफ्स का लूप लॉ, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स का लूप लॉ, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ, किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। किरचॉफ्स का सेकंड लॉ किसको कॉन्सिक्वेंस है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सिक्वेंस है।
किरचॉफ्स का दूसरा नियम कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनर्जी है, मतलब मैं बोलना चाहता फिर से एनर्जी का जरूरत से नहीं पढ़ रहे हैं, बट इस इन द फॉर्म्स ऑफ पोटेंशियल। बाकी स्टेटमेंट वाइज बच्चा जानता है क्या होता है पोटेंशियल, सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेज इन ए क्लोज लूप इज जीरो, सम ऑफ पोटेंशियल चेंजेज इन ए क्लोज लूप इज जीरो, ऐसा स्टेटमेंट उसने दिया था। बट हम लोग क्या इस फॉर्मेट में यूज करते हैं आगे चल करके, जहाँ पे क्या बोलते हैं एक तरफ वोल्टेज कर दो, एक तरफ क्या कर दोगे IR करेंगे और साइन कन्वेंशन अप्लाई कर देते हैं इस पर। साइन कन्वेंशन इधर क्या बताया, इधर क्या बताया, कौन सा बच्चा बताएगा इधर के लिए क्या बताया, जिस डंडे से निकलेंगे घूमेगा, आप घूमेंगे करंट घूमेगा, हम घूमेंगे, हम घूमते से जिस डंडे से निकलेंगे उसका पोलरिटी को इसे यहाँ पे लिखेंगे प्लस या माइनस। इधर जितनी बार रेसिस्टेंस मिलेगा उतनी बार लिखना पड़ता है, और हम जा रहे हैं हमारी तरफ, हमारे डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो IR को क्या लिखेंगे आप पॉजिटिव, और अगेंस्ट में क्या लिखेंगे आप, तो फिनिश हो गया। ऊपर देगा तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का। सी ऊपर देखेंगे, सी ऊपर देखेंगे, इतना आपने सुन लिया। जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन होता है वो देख लें, और उसका आंसर आप जो है कि विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं। ऊपर देख लेंगे मैक्सिमम आपके एग्जाम में जो है तो 3 लूप वाले आते हैं। वैसे जो है आपके एग्जाम में अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं, सुन लेगा लोग, अभी तक आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं वो या तो जो है रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है किरचॉफ्स लॉ का तो क्वेश्चन आया ही नहीं है, ओम्स लॉ से सोल्व हो जाता, सीरीज पैरेलल से ही सोल्व हो जाता। बाकी अगर किरचॉफ्स का नियम जो किताबों में दिया हो या पहले जो पूछे गए हैं, तो मैक्सिमम कितने लूप का क्वेश्चन पूछा गया है, 3 लूप का। ये बोलते हैं कितने लूप हो गए, 2 लूप हो गए, ये 3 ब्रांचेज एंड 2 लूप। ये कितना लूप है हमारा, ये जो है सिंगल लूप है। ये कितना लूप है, सिंगल लूप है। सिंगल लूप कहाँ सोल्व हो जाता है, ओम्स लॉ से सोल्व होता है। किससे हो जाता है, I = V/R से, I = और जब क्या होगा हमारे पास, तो ऐसा जब बना देंगे ये वाला, ये 2 लूप का क्वेश्चन है, तो 2 लूप में जो है आपको तो बोला जाता है कि किरचॉफ्स का नियम लगाना पड़ेगा। बट हम लोग यहाँ भी 2 लूप में भी किरचॉफ्स का नियम से बच जाएंगे, डायरेक्ट करंट निकाल लेंगे। हम दोनों चीज़ बताने जा रहे हैं, कलम रख दें, करंट लिखना होगा तो कैसे लिख देंगे आप, और जब आपको इक्वेशन बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। दोनों जानने की जरूरत क्यों है, क्योंकि समटाइम्स पूछते हैं करंट बता दो, और समटाइम्स से 4 इक्वेशन दिए थे, कौन सा ट्रू है इक्वेशन, तो आपने जैसा इक्वेशन बनाया जाता है वैसे घूम करके बनाओगे और फिर देखोगे ऑप्शन मैच कर रहा नहीं कर रहा। समझ आई बात नहीं है। समटाइम्स इक्वेशन को सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ क्या पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इक्वेशन लिखोगे उसी से डिसाइड होगा कि कौन सा 4 ऑप्शन में करेक्ट है वो, तो वो हमें जानने की जरूरत है। बाकी करंट अगर कहीं ब्रांच में लिखना तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें हमें किरचॉफ्स लॉ कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे आंसर लिख देंगे। ऊपर देखता रहेगा मैक्सिमम जो है तो 3, यही 2 लूप्स का 3 ब्रांचेज का सवाल होगा, 2 लूप्स एंड 3 ब्रांचेज। ऊपर देख लेगा, कलम बंद करके देख लेगा, R1 R2 R3, ये वोल्टेज की वैल्यू V1 E2, डायरेक्ट हम करंट लिखने के लिए सिखा देता हूँ। और डेली जो है तो कम से कम ये एटलीस्ट मतलब तुमसे जो क्वेश्चन नहीं होगा, डेफिनेटली किरचॉफ्स लॉ का जो क्वेश्चन तुमसे नहीं होगा वो इस मेथड से हो जाएगा, क्योंकि एक फॉर्मेट में आपको मैं डायग्राम दिखाऊंगा, यही फॉर्मेट वेरियस तरीके से रहेंगे, यही फॉर्मेट। ऊपर देखेंगे आंसर लिखने के लिए आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ कहीं भी हमें क्या लिखना है, करंट लिखना है। किरचॉफ्स का नियम से इक्वेशन 2 बना करके निकालोगे और डायरेक्ट निकालोगे, आंसर क्या आएगा हमारा, सेम ही आएगा। तो हम डायरेक्ट लिखने वाले नियम सिखा रहा हूँ। ये ऊपर देगा, ये A1 A2 A3 अमीटर है, किसकी रीडिंग के लिए डिस्कशन कर दूं आपके सामने, बंद कर ले, कलम बंद करके समझ ले। A2 का रीडिंग निकालता हूं, किसकी रीडिंग निकाल रहा हूं, यहाँ पे अमीटर लगा हुआ A1 A2 A3, A2 का रीडिंग निकालने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे करंट मेजर कर रहा हूँ, यहाँ पे करंट रेडी हैं सब लोग। A1 का रीडिंग लेना हो, A2 का रीडिंग लेना हो, A3 का रीडिंग लेना हो, किसी का भी रीडिंग लेना हो, क्या करेंगे आप, पहले तो डिनोमिनेटर तैयार कर देंगे। जो भी I2 की वैल्यू लिख रहा हूँ डिनोमिनेटर में क्या करेंगे देख लेंगे, यहाँ पे R3 है, यहाँ R2 है, R1 है। डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, पेयर वाइज लिख दोगे, R1 R2 R2 R3 R3। डिनोमिनेटर में ऐसे लिखने में किसी को परेशानी बता देगा। करंट की वैल्यू लिख रहा हूँ साथ सीधे ही, इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, सीधे ही करंट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे कितना करंट होगा। और यहाँ से जो भी वैल्यू E1 E2 E3 का दिया रहेगा, तो करंट बाय द वे I2 की वैल्यू पॉजिटिव में आ गया सोल्व होकर के, तो जो हमने करंट का डायरेक्शन माना वही है। और बाय द वे यहाँ से वैल्यू करंट का क्या आ गया, तो जो डायरेक्शन करंट का माना है उलट देंगे, मैग्नीट्यूड ठीक है, डायरेक्शन क्या हो जाएगा सिर्फ, समझ आई बात। तो यहाँ से यहाँ पे पहले करंट का डायरेक्शन मान लेते हो अमीटर A2 में, नीचे से ऊपर मानो, ऊपर से नीचे मान लो, कुछ भी मान सकते, जो मर्जी हो ले ले, कोई दिक्कत नहीं उससे।
एक मानना पड़ेगा आपको। कहाँ मानो, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर मान रहा हूँ, नीचे से ऊपर मान रहा हूँ। देखेगा लोग, नीचे से ऊपर मान रहा हूँ। रेडी है सब लोग? ऐसा मान ली, I2 का डायरेक्शन ऐसा है, मान लिया ना हमने, बस अब आंसर आ गया। इतना ये करंट I2 लिखना है, नीचे वाले लिखने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेक्निकल पार्ट नहीं है, एकदम सीधा सीधे एक लाइन का टेक्निकल पार्ट है जो आपको ऑलरेडी जानते हैं। देखिए इधर, अब यहाँ पे करंट लिखना, ध्यान से सुनोगे, इस ब्रांच में करंट लिखना, इस ब्रांच में करंट लिखना। तो एक बार ध्यान से देखोगे, इस ब्रांच में एक बार ऐसे चले जाओगे, ये करंट को एक बार ऐसे चले जाओगे, नीचे से ऊपर आपने यहाँ पे माना ना, तो ऐसे चलते हुए ऐसे एक बार इसके साथ चले जाओगे। R2 में करंट लिख रहे हो तो एक बार R3 के साथ घूम जाओगे। एक बार किसके साथ घूम गए? R3 के साथ घूम गए, ऐसे घूमेंगे, ठीक है। एक बार ऐसे घूमेंगे और एक बार ऐसे घूमेंगे, और नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा हमारा? देखो इधर, तो घूम रहे हैं, ऊपर देखेगा, ऊपर देखेगा, घूम रहेगा, ऐसे जा रहा हूँ, घूम 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 रहा हूँ, किससे निकला, किससे निकला, किससे निकला, किससे निकला, और ऐसे घूम रहा, कहाँ किससे निकला, किससे निकला, फिनिश। तो डेट विल प्लस E2 प्लस E2 प्लस E2 प्लस E2 माइनस E3, फिनिश। ये ऐसा घूम गया, और मल्टीप्लाई कर दो। अब जब इसमें घूम रहे हैं, इसमें घूम रहा है, तो आंसर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? R1 से, इधर वाले रेजिस्टेंस मैग्नीफाई कर देंगे, फिनिश। बीच में प्लस साइन, और दूसरी बार में इससे घूम जाएंगे, फिनिश। या ऐसे घूम रहा हूँ बेटा, ऐसा 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 ऐसा, ऐसा घूम रहा हूँ, ऐसा घूम रहा हूँ, प्लस 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 E2 इंटू, अब जो वैल्यू आएगा वो क्या हो गया हमारा? करंट का आंसर आ जाएगा I2 में। यहाँ पे अगर ये वैल्यू रखोगे, जब E2 E3 E1 इन सब की वैल्यू रखोगे, अगर ये एक्सप्रेशन पूरा है जो है प्लस में आ गया, तो करंट का डायरेक्शन ऊपर ही है। और भाई देखो कैलकुलेट होकर के माइनस में आ गया, तो बोलेंगे करंट का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सही है बट डायरेक्शन क्या होगा? समझ आ गया? तो देखते रहेगा कौन बताएगा। अगर आपसे पूछे जाए कि अगर यहाँ पे करंट लिखना, ऊपर देखेंगे, यहाँ पे करंट लिखना, तो तुम बोलोगे कि यहाँ पे I1 मान लिया, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन हमने ऊपर मान लिया, और नीचे में वही टर्म रहेंगे। नीचे में क्या रहेगा? ये सेम टर्म रहेगा। अब न्यूमरेटर में लिखने के लिए ऊपर देगा, तो तुम बोलो बेटा कि एक बार ऐसे घूमूंगा, इस ये वाला लिखना, तो इसको एक बार इसके साथ घूम जाएंगे, तो प्लस E1 माइनस E2 इंटू R3। अब एक बार इसको इसके साथ घूम जाएंगे, तो प्लस E1 माइनस E3 इंटू R2, फिनिश। जो आएगा आंसर हो गया। किरचॉफ लॉ में कोई जरूरत नहीं, सीधा वैल्यू, करंट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। I1 की वैल्यू जब लिखना है तो इसमें I1 मानेंगे, तो एक बार इसको मान लिया ना, तो एक बार इसको इसके साथ मूव कर जाएंगे। तो ये ऐसे घूम रहे हैं ना, प्लस E1 ऐसे जा रहे हैं, प्लस E1 माइनस E2 इंटू R3, और दूसरी बार ऐसे घूम रहे हैं, प्लस E1 माइनस E3 इंटू R2, फिनिश। बोलो बोलो, तुम बोलो I1 की वैल्यू कैसे लिखूंगा? E1 माइनस E2 इंटू R3, E1 E3 इंटू I3 की वैल्यू लिखना, ऊपर देगा। I3 की वैल्यू मैंने ऐसे सुनेगा, I3 को मान लिया, नीचे से ऊपर माने, ऊपर से नीचे मानो, नीचे से ऊपर माना हुआ, नीचे से ऊपर मान, नीचे से ऊपर मान, नीचे से ऊपर माना, नीचे से ऊपर माना। तो एक बार इसको ऐसे से घूमोगे, प्लस E3 माइनस इंटू, और एक बार इसको प्लस E3 माइनस E1 इंटू, जो वैल्यू आएगा करंट की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। दो इक्वेशन बनाने से बच जाएंगे। यदि करंट पूछा तो, यदि कहीं पे करंट पूछा गया तो दो इक्वेशन बनाने से बच जाएंगे। डायरेक्ट हमारा करंट की वैल्यू ही आ जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा। एक और लूप में बैटरी दिया हो तो उसे क्या करें, बैटरी का कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा कि राइट कॉम्बिनेशन रॉन्ग कॉम्बिनेशन होता है। इसी में एक और ऐड किया हो, मतलब ये जो लूप है ना, इसके अंदर साइड में E3 के साइड में E4 लगाया है। एक और E4 ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि अगर E4 और भी लगाया हुआ? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, उसी लाइन में, उसी में। यहाँ पे हाँ, तो बोल तो रहा हूँ कि इसमें एक नेट बैटरी बन जाएगा, राइट कॉम्बिनेशन रॉन्ग कॉम्बिनेशन से। तो उसमें ये नहीं लगेगा, ये लगेगा ना, फिर ये दोनों मिला के एक बैटरी बना लोगे। उसके जो भी राइट कॉम्बिनेशन E1 प्लस E2 और रॉन्ग में E1 माइनस E2 हो जाएगा, जो भी है इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल लेंगे। या आप जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे एक और रेसिस्टेंस लगा होता है, तो ये दोनों आपस में किस में हो जाते हैं? सीरीज में। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि एक नेटवर्क ये हो गया,
एक नेटवर्क और एक नेटवर्क ये हो गया, एक नेटवर्क ये हो गया। तो उस नेटवर्क में जो मल्टीपल बैटरीज रहेंगे तो आपस में तो राइट कॉम्बिनेशन रॉन्ग कॉम्बिनेशन में जाएंगे और रेसिस्टर्स होंगे। किरचॉफ्स लॉ का दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बिना किरचॉफ्स का नियम अप्लाई किए हुए लगा सकते हो। वैल्यू पुट करने के लिए दे रहा हूं। बाकी किरचॉफ से इक्वेशन बनाना भी सीखेंगे हम लोग, जल्दी जल्दी यूज करेंगे आप। अब ऐसे जैसे तुम्हारा एक काम हो जाता है कि लूप वाले जो भी क्वेश्चन है खोज खोज करके उसका आंसर ऐसे निकाल के देख लो, वेरीफाई करो, तब तुम्हें अपने विश्वास आएगा। क्योंकि ये क्योंकि किताब में लिखा हुआ मिलेगा नहीं तो तुम्हें दिक्कत भी होती है कि चलो मैं तो अभी जिंदगी भर क्या करा था, किरचॉफ का नियम बनाता था, अब ये ऐसे बताया है, पता नहीं तुम्हें विश्वास हो कि ना हो, कि पता नहीं हमारा क्या सिखा रहा है। तो आपको जितने क्वेश्चन ऐसे किताबों में बने हुए हैं वहाँ पे लैग बना बना के क्या कर रहे हैं आप, हर एक का आंसर निकाल के देख लें कि हमारी क्वेश्चन बनानी नहीं पड़ रहा, डायरेक्ट आंसर आ रहा, तो आपको जो है तो लग जाएगा कि हाँ ऐसे भी आंसर आ जाते हैं। अदरवाइज ऐसा होगा मैं यहाँ पे जब तक हूँ तब तक तो ये नियम लगाओगे, तुम कोशिश करोगे, बाकी जैसे क्वेश्चन आएगा तो अपना इक्वेशन बनाना शुरू कर दोगे तो और लंबा लंबा लग जाएगा तुम्हारा। वो लगता है लोगों को अभी तो है नहीं मास्टर, तो हम कुछ भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है किरचॉफ का इक्वेशन बनाना, उससे भी आंसर आ जाएगा। टाइम लग जाएगा, 2 इक्वेशन 3 इक्वेशन बना के कहाँ तुम एग्जाम में सोल्व कर पाओगे। यहाँ से तो अगर भाई तो आ गया, वैसे इस लेवल का आजकल जो है तो उतने लेवल का ले नहीं जाते हैं, पुराने ज़माने में पूछते थे तो 2 लूप सवाल 1-2 बार पहले पूछा गया था करंट निकालने के लिए। रेडी हैं सब लोग? वैल्यू लिखूँ? बहुत आसान काम है करंट कहीं पे मेजर करना, किसी एक ब्रांच में पूछे जाते हैं, देख लेगा इधर। बाकी जो है तो अभी बैटरी का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे, तो कितने भी केसेस दे रहे हैं कि हर एक ब्रांच में 2 बैटरी 2 रेसिस्टेंस, तो वो सब केसेस भी निकल के आ जाएंगे आंसर। अभी हमने ऊपर पर दिखाया, ऊपर नीचे दिखाने से कोई फर्क नहीं होता, थोड़ी देर में हम लोग और भी बैटरी के तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे। ऐसे कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, कितना दिया हुआ तो 10 वोल्ट, 6 वोल्ट, ये रेसिस्टेंस यहाँ भी है, ये रेसिस्टेंस की वैल्यूज दिए हुए हैं। ऊपर देगा, यहाँ पे इसकी रीडिंग निकालनी है, मैं निकाल देता हूँ एक बार, उसके बाद अगले क्वेश्चन में आप करेंगे। मैं एक बार निकाल के रख देता हूँ, ये अमीटर की रीडिंग निकालनी है, यहाँ पे करंट की वैल्यू बतानी है, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। देखा ऊपर डिनोमिनेटर में तो किसी को दिक्कत नहीं है, करंट को मान लिया कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे भी मान सकते हो, नीचे मान लो, ऊपर मान लो, ऊपर मान लेता हूँ, ऊपर मान लेता हूँ, ऊपर मान रहा हूँ, ऊपर मान रहा हूँ, ऊपर मान रहा हूँ। वैल्यू ऐसे ऊपर मानूंगा तो निगेटिव आ जाएगा, वैसे देखते हैं क्या आता है ऊपर देगा। नीचे लिख देता हूँ, कितना लिख दो, 30 60 प्लस 60 इंटू प्लस 90 इंटू, किसी को कन्फ्यूजन? अब जो है न्यूमरेटर में ऊपर आएगा, देखेगा इधर किसके साथ मूव करना होगा, ऐसे +6 - 10 +6 माइनस कितना से गुना करो, 90 से गुना करो, 90 से गुना करो, 90 से गुना करो, +6 - 10 +6 - 10 इंटू 90 प्लस प्लस प्लस। अब एक ऐसा घूम रहा हूँ, इधर घूम रहा है, इधर घूम रहा हूँ, +6 +6 +6 माइनस इंटू 30 फिनिश। अब ये वैल्यू जान तो जितना आप आंसर जो सॉल्यूशन मारोगे उतना जल्दी आंसर आ जाएगा आपके पास। 1 बाई ओके, एनीबॉडी एल्स? रिमेनिंग जैसे भी सिंप्लीफाई कर लें। 1 0 तो सब जगह से हटा देता हूँ, 1 0 सब जगह से हटा दिया, बचा क्या नीचे में, तो डेट विल बी 180 प्लस 540 प्लस 270 फिनिश। ऊपर में कितना
माइनस में माइनस कितना आ रहा है ये -36 प्लस डायरेक्शन ये सही है गलत है -36 प्लस 3 आ रहा है एक्सप्रेशन वो वाला टर्म -36 और ये कितना आ जा रहा है ऊपर न्यूमरेटर में कितना -36 और ये कितना -33 -33 -33/99 करंट की वैल्यू माइनस में आ रहा है 1/30 करंट की वैल्यू कितनी आ गई हमारी माइनस में आ रहा है, मतलब हमने नीचे से ऊपर माना, एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगा ऊपर से नीचे होगा, फिनिश हो गया। बाकी हमने ये वैल्यू रेसिस्टेंस का बड़ा बड़ा ले लिया था, इतने बड़े रहते नहीं है। यूजुअली जो तुम्हारे क्वेश्चंस रहेंगे तो बहुत हो गया 10 ओम तक मैक्सिमम देते हैं, वैसे 2 4 6 ऐसे छोटे ओम ही दे रहते हैं। किसी को कंफ्यूजन है बता देगा, निकाल लेंगे, जल्दी देखेंगे, जल्दी सब एक प्रैक्टिस कर लें, बाकी ऐसे हम 2 4 प्रैक्टिस करते रहेंगे। हम लोग आगे मूव करते हैं। पहले तो इंट्रोड्यूस करना हमारा काम था कि ऐसे नियम भी होते हैं जहाँ पे डायरेक्ट किरचॉफ लॉ से बच सकते हैं आप, और 2 लूप वाले दुनिया का कोई भी क्वेश्चन को बिना किरचॉफ के बना सकते हैं आप। ऊपर देगा कितना दिया हुआ हमारे पास, तो दिस इज 1 ओम एंड डब्ल्यू 2 ओम 2 ओम 1 ओम 2 ओम 2 ओम and this is 10 volt 5 volt 5 volt। करंट यहाँ पे बताना आपको, ईसा मीटर की रीडिंग निकालनी है, ईसा मीटर की रीडिंग निकालनी है। अब इस पर आप देखते हैं, आप कोशिश करेंगे कितने लोग सही निकाल पाते हैं। ये देख लें, ये भी पूछा था समटाइम्स कि ईसा मीटर की रीडिंग निकालनी है, इसका नाम कुछ दे दिया M and N, इस वायर का नाम क्या दे दिया गया M and N। तो करंट का डायरेक्शन M से N होगा या N से M है, करंट का डायरेक्शन M से N होगा या N से M होगा, वो भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। M N में करंट बताना कितना एम्पियर होगा और किस डायरेक्शन में होगा, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। 10/8 आ रहा है, एनीबॉडी एल्स M to N नीचे की तरफ जा रहा है। ओके बहुत आसान है, करंट पूछा तो डायरेक्ट करंट ही लिखेंगे, इक्वेशन नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्ट करंट ही लिख दूंगा 5/4। ओके किस डायरेक्शन में आ रहा है M to N। सी ऊपर देखेंगे, करंट की वैल्यू यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसमें करंट की वैल्यू लिख रहा हूँ। रेडी हैं सब लोग? तो इसमें लिखने के लिए तो क्या पहले डिनोमिनेटर तैयार करना है। डिनोमिनेटर में क्या लिखा, 2 × 2 2 × 2 4 लिख देता हूँ, 2 × 1 2 और दैट विल 2 2 2 1 और 1 2। समझ आ गया यहाँ तक? किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। जबकि इधर को क्या बताओगे, ऐसे जा रहे हैं, मान लेते हैं कि कहाँ से कहाँ मानू, आप ही बताए, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? नीचे से ऊपर माना बेटा। देखो ऐसे चलोगे बोलो गुड। 5 - 5 प्लस 5 - 5 इंटू और दूसरी बात चला प्लस 5 - 10 इंटू, तो फिनिश प्लस 5 - 10 इंटू 2 फिनिश। ये तो 0 हो गया और ये कितना हो गया, ये वाला 0 हो गया टर्म। 5 - 5 0 और वो कितना -5 इंटू 2 और नीचे कितना 8। मैं कैंसिल करूँ -5/4। माइनस साइन का क्या मतलब, हमने माना नीचे से ऊपर, करंट का एक्चुअल डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर से नीचे। मैग्नीट्यूड कितना 5/4, अमीटर की रीडिंग कितना 5/4। क्लियर हो गया वो लोगों को? किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। डायरेक्शन कुछ भी मान लो, तुमने क्या माना, नीचे से ऊपर माना, तो ऐसे अब नीचे से ऊपर माना तो ऐसे चलेंगे। तो प्लस 5 - 5 इंटू और फिर से नीचे से ऊपर माना तो ऐसे चलेंगे, इसके साथ मूव कर जाएंगे। तो प्लस 5 - 10 इंटू ऐसे लिख दिया। अब ये पूरे वैल्यूज को कैलकुलेट किया, 0 हो गया या माइनस में आ रहा है, 5 - 10 तो -5 आ जाएगा। तो पूरा करंट जो आया यहाँ पे जो निकाला था वो क्या है, माइनस में आया। तो माइनस में आया था, हम बोलेंगे जो माइनस आने का मतलब ये है कि करंट का डायरेक्शन नीचे से ऊपर नहीं है, करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे है।
हाँ, माइनस आने का यही मतलब होता। अगर ये प्लस में आता तो बोलते जो माना था वही है, लेकिन माइनस में आ जाना क्या बताता है? जो माना है उसका डायरेक्शन अपोजिट है। जो माना है उसका डायरेक्शन क्या है? माइनस में आना, बस यही बताता है। किसी भी ब्रांच में कहीं भी लिखना हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख दो तुम। 3 ब्रांचेज वाले सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। घर पे जाकर तुम्हारे ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पे ऐसे भी दिखा देगा इधर। ये देखो कुछ जगह पे यही सवाल को ऐसे दे रहते हैं, काफी लोग उसमें घबराते हो, वहां भी लगा सकते हो। हाँ साहब, 2 लूप्स के लिए अप्लीकेबल है। सिंगल लूप में तो ओम्स लॉ से हो जाएगा। 2 लूप्स के लिए तो हमारा स्टैंडर्ड पैटर्न बनता है। 4 लूप 5 लूप n लूप्स का भी होता है हमारे। 4 लूप 5 लूप वाले सवाल आंसर में कुछ कहता हमारी एग्जाम में नहीं आते। इवन आजकल 2 लूप वाले भी नहीं आ रहे हैं। अगर तुम देखोगे ना, लास्ट जो है तो कितने साल का, लास्ट जो है कम एटलीस्ट 5 से 7 साल का देखोगे तो 2 लूप वाले भी नहीं आ रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो ऐसे डायग्राम सबको दिख रहे होंगे। स्क्वायर बनाया हुआ है, स्क्वायर में तो ऐसा बनाया हुआ है, ये डायगोनल का लॉन्ग लगा दिया। ये काम उतना ही है, कुछ नहीं समझ में आया। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे मीटर लगा दिया, मीटर की रीडिंग निकालो। सेम ही क्वेश्चन है, अप्रोच करोगे निकल के आ जाएगा आंसर। कुछ किताबों में ऐसे बनाए हुए, हाँ या नहीं? तो तुम फिलहाल तो यूज करोगे वैसे बने तो इसको समझा दिया। बाकी किरचॉफ लॉ बनाने के लिए सिखा रहा हूँ, देखिएगा इधर। 2 तरह का नियम बताया था कि जो क्वेश्चन आएंगे यहाँ से लेकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक, या इवन यहाँ से लेकर ट्रांजिस्टर तक, क्या रहेगा? कहीं भी कंडक्टर, किसी कंडक्टर से करंट जाएगा तो पोटेंशियल का क्या होगा? तो ड्रॉप होगा। अब पोटेंशियल का ड्रॉप होगा 2 पॉइंट Vx एंड Vy। कोई भी 2 पॉइंट ले लेकर इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। फाइंड द Va, सीधे लिखा है Va माइनस Vb, 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। यहाँ से लेकर कहाँ तक कितने क्वेश्चन मिलेंगे? यहाँ से लेकर ट्रांजिस्टर तक में ये सवाल मिलेगा। या इवन हम लोग जब लॉजिक गेट्स पढ़ेंगे वहाँ भी देखेंगे कि यहाँ से तो ऐसा गया कंडक्टिंग, ये कंडक्टर एक जो भी सेमी कंडक्टर है तो कंडक्टिंग है तो यहाँ पे इतना ड्रॉप हो रहा, समझ बात नहीं? ये पीएन जंक्शन कंडक्टिंग है तो यहाँ पे ड्रॉप इतना हो रहा था। पूरा पूरा गेम किसके अबाउट घूमता है? अब मैं बोलना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि करंट बड़ा है या पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा है? पोटेंशियल डिफरेंस हमारे एग्जाम के लिए बड़ा है, समझिए। दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, बट एक्सक्लूसिव क्वेश्चंस मिलेंगे क्या निकालने का? तुम डायरेक्ट लिख सकते हो उसके आंसर। एक ही लाइन सीखना है। लूप लॉ से तो हर एक क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। लूप लॉ देख ले ऊपर देगा। अब मैं जनरलाइज लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ। 2 3 4 5 10 20 कितने भी रहेंगे। ये जो इससे घबरा रहे हैं ना कि 2 बैटरी ऐसा कुछ रहेगा तो हम क्या करूँगा, तो ऐसा करूँगा तो क्या बोलते हैं इसको? राइट कॉम्बिनेशन बोलते हैं। एक बैटरी का प्लस दूसरे से क्या बना हुआ? माइनस से जुड़ा हुआ। तो किरचॉफ का नियम लगाएंगे, डायरेक्ट लिख सकते E1 + E2। नेट दोनों को हटा कितना लगा दोगे? E1 + E2। और दोनों को हटाकर एक बैटरी बना दिया तो ये बैटरी का इक्विवेलेंट जो पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा? तो इधर ही होगा। कुछ नहीं समझ में आया? अरे इसका भी इधर है, इधर ही है, तो इसका भी किधर होगा? कुछ नहीं समझ में आई बात? अगर आपको जिसको समझ नहीं आता तो एक ऐसा हैबिट बना ले कि जो बड़ा डंडा होता है इसको क्या डाल दें? एरो डाल दें। ऐसे बड़ा डंडा को क्या मान लिया हमने? तो एरो कैसा है लूप में? अरे क्लॉकवाइज है। बड़ा डंडा का एरो मान लिया तो कैसा हो गया? क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज हो गया तो दोनों का क्या हो गया? एरो क्लॉकवाइज है दोनों के, एक का क्लॉकवाइज एक का एंटी क्लॉकवाइज। तो बोलेंगे राइट कॉम्बिनेशन है क्या ये? नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा? E1 + E2। अब दोनों को फेंक देंगे और क्या लगा देंगे? E1 + E2 का एक ही लगा देंगे। E1 + E2 का क्या लगा देंगे? समझ आया कुछ? तो जिनको ऐसी घबराहट हो रही थी 2 लगा रहेगा तो क्या करूँगा, तो ऐसा कर लेंगे, राइट और रॉन्ग में चला जाता है। क्योंकि मन करा बना रहे 3 रहेगा, 2 ही का बताया, 3 का नहीं बताया इसने। तो देख लो, एरो बना देता हूँ। एरो 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 बनाना सबसे आसान रहता है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। कोई भी देख लेगा, अंधा आदमी भी देख लेगा कैसा है ये क्लॉकवाइज और कैसा है। तो नेट ईएमएफ निकालने के लिए तो क्लॉकवाइज वाले E1 + E2 - E3, और E1 + E2 बड़ा है तो नेट बैटरी का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा। अगर E3 बड़ा है, बस खत्म हुई बात। किसी को भी दिक्कत है बता देगा, राइट रॉन्ग कितना भी बैटरी लगा हुआ तो खत्म हुई। सिंगल लूप में तो कोई दमी नहीं होता। सिंगल लूप तो इसे समझ में आ जाएगा कि राइट में है या रॉन्ग में है। तो सभी का तो एरो एक डायरेक्शन में, तो सभी लोग किस में हो गए? राइट में।
और अगर कुछ का क्लॉकवाइज है कुछ का एंटी क्लॉकवाइज है तो नेट ईएमएफ रॉन्ग कनेक्शन है वहाँ पे नेट ईएमएफ निकालने के लिए, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का तो बड़ा माइनस छोटा कर लेंगे। एरो कैसे बनाते हैं? हाँ, बैटरी का डंडे को क्या बोलते हैं? एरो मान लेते हैं। कौन सा डंडे को एरो मानते हैं? बड़े वाले को। वहां से आपको दिख जाए कुछ एरोज क्लॉकवाइज कुछ एरोज एंटी क्लॉकवाइज, समझ आई बात? तो नेट ईएमएफ की वैल्यू निकल जाएगा। नेट ईएमएफ निकल गया तो नेट, ये बाकी सारे जगह रेसिस्टेंस की बात होगी तो सारे रेसिस्टेंस किस में होते हैं? ये तो इसमें जो भी रेसिस्टेंस होंगे सीरीज में ही रहेंगे। कितने भी देख लोगे ऐसा है कि सवाल ही ले लो, बढ़िया रहेगा कि एक बार अलग से तो आप अच्छे से सुंदर तरीके से लिख लेंगे। दो बैटरी जहाँ E1 एंड E2, इसको क्या बोलते हैं? राइट कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं? राइट चॉइस। आपने सुना होगा राइट चॉइस, यू आर माई राइट चॉइस। ये पुराना हो गया क्या? आजकल क्या बोलते हैं? अच्छा, राइट कॉम्बिनेशन ही बोलते हो। चलें, ये बोलेंगे दोनों किस में है? राइट कॉम्बिनेशन में। क्या है राइट कॉम्बिनेशन? नेट ईएमएफ कितना लिख लोगे? ये क्या है? तो इनका एक आगे चल के देखेंगे तो बैटरी का अपना इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है। जो लोग काफ़ी लोग बोल रहे थे कि बैटरी बनाया, तो बैटरी बनाया होगा तो क्या होता है? बैटरी में इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगाते हैं और जिसके कारण क्या होता है? उनका अपना तो अपना जो इंटरनल वर्किंग में भी कुछ रेसिस्टेंस सफर होता है, तो उस रेसिस्टेंस को क्या नाम से पुकारते हैं? इंटरनल रेसिस्टेंस। और जो पर्पस पर प्रोसेस बाई इंटरनल रेसिस्टेंस हो या एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हो, दोनों ही क्या करेगा? तो वोल्टेज का तो लेकर वोल्टेज को उड़ाएगा, दोनों लोग उड़ाएगा। अरे रेसिस्टर यही करता है ना, वोल्टेज का क्या करता है? ड्रॉप करता है। वोल्टेज को खा जाता है तो वो खाएगा ही। इंटरनल रेसिस्टेंस हो या एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, वोल्टेज तो खाना ही खाना। तो R1 R2 इसका इंटरनल रेसिस्टेंस है, यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉलर से, तो उनके इंटरनल रेसिस्टेंस से बोलते हैं राइट कॉम्बिनेशन नेट ईएमएफ। एक ही अकेला इन दोनों को हटाकर एक ही लगाओगे तो क्या बन जाएगा हमारा? E1 प्लस E2 और नेट इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस। ऐसा बैटरी दिखा दोगे, उन दोनों को हटा दोगे। राइट कॉम्बिनेशन, राइट, रॉन्ग। राइट कॉम्बिनेशन में किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो डेट नेक्स्ट वीडियो रॉन्ग कॉम्बिनेशन, राइट एंड रॉन्ग कॉम्बिनेशन। बच्चा बस बोल रहा है कि क्या करेंगे? एक का प्लस दूसरे के माइनस से जुड़ा हुआ तो उसे क्या नाम से पुकारते हैं? एक का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ तो इसको रॉन्ग बोलते हैं। एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से जुड़ा हुआ तो क्या बोलते थे? एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से तो राइट। अरे वेक्टर में बोला था, ये देखो इसको ऐसे रख दिया तो क्या बोलेंगे इससे? ये राइट कॉम्बिनेशन हुआ। एक के हेड पे दूसरे का क्या रखा था? एक के हेड पे दूसरे का टेल, यही तो है। एक का हेड पे दूसरे का हेड रख दिया तो रॉन्ग हो गया, और एक के हेड पे दूसरे का टेल रखा तो क्या बन गया? ये समझ आई बात? नहीं है तो दोनों का प्लस प्लस हो तो क्या बोलेंगे? रॉन्ग। दोनों का माइनस माइनस जुड़ा हुआ हो और दोनों का एक का प्लस एक का माइनस हो, ये जब जो भी डिवाइस में बैटरीज लगते हैं वहां पे लगाओगे तो देखोगे तुम ऐसा कि दोनों का क्या कर दोगे? प्लस प्लस जोड़ दोगे तो ऑन नहीं होगा। वो ऑन करने के लिए एक का प्लस और दूसरे क्या लगाना पड़ता है? उल्टा पल्टी लगाना पड़ता है। जो तुम जो यूज करते हो डिवाइसेस में तो उसमें उल्टा पल्टी लगाना पड़ता है। दोनों को ऐसे से सटा दोगे तो नहीं चलता फिर। क्लियर बात हो रही है? राइट रॉन्ग। जिनको ऐसे घबराहट थी कि 2-3 रहेंगे तो मैं क्या करूंगा, तो ये तो है ना, ये तो E1 प्लस E2 ही होगा। यहाँ पे देखेंगे E1 एंड E2, यहाँ पे रॉन्ग में तो देखेंगे इधर किसको बड़ा मान लो? E1 E2 में किसको बड़ा मान लो? E1 को बड़ा मानो। E1 E2 में किसको बड़ा मान लो? E1 को बड़ा मानता हूँ। तो E1 बड़ा है तो बोलेंगे कि E1 का जो डायरेक्शन ही रहेगा। लोकतंत्र में जो बड़ा होता है उसकी सरकार बनती है, जिसकी जनसंख्या बड़ा। तो आपने खुद ही बोला कि ये बड़ा है तो डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा? तो E1 डिसाइड करेगा। तो डायरेक्शन E1 दिखा दोगे। नेट जो आएगा तो E1 के डायरेक्शन में ऐसे दिखा दोगे। और नेट वैल्यू E1 बड़ा है E2 छोटा है तो नेट मैग्नीट्यूड इसका E1 माइनस E2 हो जाएगा। और रेसिस्टेंस में तो राइट हो या रॉन्ग हो, R1 प्लस R2 ही रहेगा। रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी है तो जो राइट हो या रॉन्ग हो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अगर क्या होता E2 बड़ा होता तो क्या दिखाते? तो E2 के डायरेक्शन में बड़ा डंडा दिखा देते और क्या लिखते? मैग्नीट्यूड E2 माइनस E1, E2 माइनस। तो राइट रॉन्ग 2, 4, 10, 20 कितने भी रहेंगे तो तुम कर लोगे। हर एक किताब में एक सवाल रहेगा, फटाफट लिख लेगा।
ऐसा कुछ सवाल रहेगा, रेडी है सब लोग? ऐसा कुछ सवाल रहेगा कि ऐसा स्क्वायर बनाया रहेगा या सर्किल बनाया रहता है? सारे इसमें सिंगल लूप में सारे रेसिस्टेंस किस में होते हैं? सीरीज में होते हैं। सिंगल लूप में सारे रेसिस्टेंस सीरीज में होते हैं, सारे कैपेसिटर सीरीज में होते हैं। रेसिस्टेंस भी टू टर्मिनल डिवाइस है, और ये भी क्या हमारा, तो रेसिस्टेंस टू टर्मिनल डिवाइस, कैपेसिटर टू टर्मिनल डिवाइस। 10, 20, 30 ओम, 10, 20, 30 ओम, 40 ओम, और डेट विल बी, तो डेट 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 25 वोल्ट, 35 वोल्ट, 45 वोल्ट। क्लियर हो गया? करंट का डायरेक्शन बताओ, मैग्नीट्यूड बताओ। ए ऊपर देगा, क्या करेंगे, एरो मान लें, सारे बड़े बड़े डंडे को क्या मान लें? चलो पहले रेसिस्टेंस बता दें साहब। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लूप का कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 100। 10, 20, 30, 40 को जोड़ दोगे तो 100 ओम हो जाएगा। सीरीज में है, लिखने वाली बात ही नहीं देगा इधर। अब बोलेंगे सारे को एरोज डाल दिया, ये एरोज डाल दिया, एरो इधर, ये एरो उल्टा, सी ऊपर देंगे, राइट रॉन्ग दिख जाएगा, जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले। ये ऐसा डाल दिया, ये ऐसा डाल दिया, ये ऐसा डाल दिया, ये ऐसा डाल दिया, ये ऐसा डाल दिया। सबको समझ में आ गया? इसमें कौन से एरोज क्लॉकवाइज दिख रहे हैं, क्लॉकवाइज दिख रहे हैं, क्लॉकवाइज दिख रहे हैं, क्लॉकवाइज दिख रहे हैं, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, ये वाला, ये क्लॉकवाइज ऐसा। 45 + 15 60, 60 क्लॉकवाइज है, और 35, 25, 20 एंटी क्लॉकवाइज। 35 और 25 कितना? 60 + 20 80, 80 क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। और वो दूसरा क्या हमारा? समझ आई? ऊपर देखेगा, लिखने वाली बात ही नहीं कुछ है। अब तुम क्या करना है, कोई नेट वोल्टेज निकाल के उतना रेशियो लोग, उसके लिए लिखने की जरूरत क्या है? 1/5 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज। समझ आई? बात नहीं आई? जो आंसर दे रहे हैं कोई कुछ नहीं लिखा, तो आपको लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। जबरदस्ती अब क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो प्रेशर डेवलप करके उसमें स्टोरेज बढ़ाएं। अकल में डालें कि जहाँ फोटो मिलता है हम एरो में, डंडे को एरो में डाल दिया, क्योंकि अगर एरो में नहीं डाल दो कुछ लोग कन्फ्यूजन हो सकते कौन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। एरो से आराम से दिख जाएगा। तो क्या हो गया, ये और ये क्या है? क्लॉकवाइज है। ये और ये क्या है? देखा इधर, ये और ये कैसा है? तो कितना हो गया? ये 60 हो गया क्लॉकवाइज, 60 क्या हो गया? और ये एंटी क्लॉकवाइज 80 एंटी क्लॉकवाइज और 60 क्लॉकवाइज। नेट किधर? एंटी क्लॉकवाइज कितना? 20। 80 - 60 डेट विल 20 एंटी क्लॉकवाइज विल बी 20 एंटी क्लॉकवाइज हो गया। 20 क्या हो गया हमारा? एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो 20 एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ध्यान से देखोगे, अब करंट का डायरेक्शन डायरेक्टली एंटी क्लॉकवाइज मान लेंगे। आप करंट किधर हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो 20/100 1/5 एम्पियर फिनिश। क्लियर हो गया? अब देखोगे, अगर कल को ऐसा कहीं पे दिखाया हुआ ऊपर देखेगा, इस पे सवाल में एक तो सबसे जो मैक्सिमम टाइम से काफ़ी लोग पूछे हैं वो सवाल देख लोगे, और उसका सॉल्यूशन भी आप कर लिया अभी ऑलरेडी। ये ऐसा कहीं पे ऐसा दिखाया हुआ रहता है, तो इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 हुआ मानते हैं। ग्राउंडिंग बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? किसी भी सर्किट में तो तुम्हें दिखाया जाए या ना दिखाया जाए होता है, बट काफ़ी जगहों पे दिखाया जाता है, लोग घबरा जाते हैं। तो ध्यान से सुनोगे, अगर बोले ऐसे ये सर्किट पूरा दिखाया हुआ, करंट की वैल्यू पूछा जा रहा है, ग्राउंडिंग दिखाए या ना दिखाए, हमारे जो सोल्यूशन का तरीका है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी भी करंट निकालना तो वैसे वैसे निकालेंगे। अभी भी करंट निकालना तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज में कितना वोल्टेज है, एंटी क्लॉकवाइज में कितना वोल्टेज है, और टोटल रेसिस्टेंस कितना, उससे करंट निकाल लेंगे। और जो करंट का डायरेक्शन आ गया एंटी क्लॉकवाइज, तो वही अभी भी रहेगा। मैं बोलना चाहता हूँ कि ग्राउंडिंग दिखाए या ना दिखाए, करंट की वैल्यू निकालने का तरीका वही रहेगा। अभी करंट की वैल्यू 1/5 एम्पियर निकाला था, यहाँ भी कितना रहेगा, और डायरेक्शन क्या था, एंटी क्लॉकवाइज, हाँ या नहीं। अब ग्राउंडिंग देने से क्या होता है, क्या किस लिए दिया रहता बताएंगे आप लोग? वोल्टेज 0 होता है, किस लिए? वो तो एक्सेस चार्ज को, तो वो तो पर्पस हो गया, बट हमारे क्वेश्चंस में क्यों क्या पूछते हैं वो, तो ग्राउंडिंग मतलब रेफरेंस दे दिया उसने कि यहाँ को रेफरेंस लेकर इस पॉइंट का पोटेंशियल बता दो। समझ आई बात नहीं? अगर वैसे इसका कुछ पोटेंशियल होगा, लेकिन अब हमने बताया था पोटेंशियल या पोटेंशियल लेकर, पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड है, चेंज डिफाइंड होता है, या फिर क्या डिफाइंड होता है?
रेफरेंस लेकर के बता सकते किसी का। तो अब ये बस इतना बोल रहा है कि इसको रेफरेंस मान के इस पॉइंट का पोटेंशियल बता दो। समझ आई बात नहीं है? पहले सबको समझ में आ गया करंट की वैल्यू 1/5 एम्पियर और एंटी क्लॉकवाइज होगा। करंट की वैल्यू 1/5 एम्पियर और क्या होगा? करंट की वैल्यू 1/5 एम्पियर एंड एंटी क्लॉकवाइज। इसमें किसी को दिक्कत? ग्राउंडिंग हो या ना हो, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। एग्जाम में भी कुछ एक आध बार आए हैं और वैसे भी लोग हमारे पास लेके आते हैं कि ये ग्राउंडिंग वाला केस हमसे नहीं हो रहा। ग्राउंडिंग का मतलब बस यही है कि जैसे सॉल्यूशन पहले करते थे वैसे करेंगे। बस फर्क इतना ही है कि अब जो है किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना होगा तो अब हम लोग क्या कर देंगे, इसको ग्राउंडिंग मानते हुए तो इसका पोटेंशियल 0 मानते हुए दूसरे का बता देंगे। बस इतना ही फर्क है। करंट निकालने के मेथड पे कोई फर्क समझ आई बात? तो ग्राउंडिंग किसी क्वेश्चन में देखेंगे तो डर लगेगा क्या? कोई डरने की जरूरत ही नहीं है, उसका कोई फर्क ही नहीं होता। करंट निकालने का नियम है, वो यहाँ पे दिखाया होता तो भी वैसे करेंगे, नहीं दिखाया होता तो भी वैसे करेंगे। समझ आ गया वो लोगों को? बस इसलिए अब जो है ग्राउंडिंग दिखाने के बाद वो आपको समझ में आ जाने कि वो पूछेंगे क्या, तो ग्राउंडिंग दिखाया किसी पॉइंट का पोटेंशियल बताने के लिए बोल देंगे। तो पहले क्या करना होगा, करंट निकालने पहले जो है करंट निकालेंगे, फिर क्या कर देंगे तो आगे देख लेंगे। अब तो ये ग्राउंडिंग कर दिया हमने, ऊपर देखेगा अब करंट की वैल्यू कितना आ गया, 1/5 एम्पियर आ गया। अब बोल दिया कि ये कोई पॉइंट का नाम दे दिया, पॉइंट का नाम क्या दे, एक्स नाम दे दिया। तो क्या नहीं कहा, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स। ऊपर देखते रहेंगे कैसे करते हैं, लाइन रूल बोलते हैं, लाइन रूल लगाएंगे। ऑलरेडी बताया रखा है, ऊपर देखेंगे। पहले क्या करेंगे, ऊपर देंगे, पहले बराबर लिख दोगे। और क्या बताता है, राइट साइड में क्या लिखते हैं, I × R, और लेफ्ट साइड में क्या लिखते हैं, वोल्टेज के बारे में लिखते हैं। तो जब किसी दो पॉइंट के बारे में डिस्कशन करना, ठीक है, या तो दो तरीके से हम लोग लगाते हैं, दो तरीके से लगाते हैं। या तो क्या करेंगे, एक पार्टिकुलर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ही गए तो इसको बोलते हैं लाइन में लगाना। क्या करना, लाइन में। किरचॉफ का वोल्टेज का नियम किस में लगा दिया हमने, और यहाँ से यहाँ चल के, यहाँ से चल करके चल के यहीं पे आ गए, इसको लूप में लगाना बोलते हैं। दोनों एक ही चीज, लाइन में लगाओगे तो क्या करेंगे, जहाँ से चले थे और जहाँ पे गए उसको भी लिख देते हैं। जहाँ से चले थे और जहाँ गए वो क्या कर देते हैं, बताया राइट साइड में I × R और लेफ्ट साइड में बैटरी के बारे में, और जिन दो पॉइंट के जहाँ तक जाते हैं उसको लिखते हैं। तो मैंने बोला कि हमें एक्स का क्या निकालना, पोटेंशियल निकालना। क्या निकालना है, एक्स का पोटेंशियल निकालना। तो क्या करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक चले गए, इसको कुछ मान लिया, एम नाम दे दिया। तो एम से एक्स तक चले गए, VM माइनस, जा रहे हैं, बैटरी मिला ऐसा लिख दिया। अब जा रहे हैं आप ऐसे, यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, और कुछ मिला क्या? तो आप जा रहे हैं जिधर करंट उधर ही जा रहा है, क्या जा रहा है उधर ही। तो क्या कर रहे हो, 40 × आप बोलेंगे कि एम की वैल्यू क्या है, दिया हुआ है, एम की वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो -Vx = 45 + 8, Vx की वैल्यू -53, Vx की वैल्यू -53। आराम से उतारेगा, समझते हुए उतारेगा कि क्या क्या बताया गया। किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालने के लिए लाइन रूल लगाते हैं। लाइन रूल पहले भी बताया था, लाइन रूल और लूप रूल में क्या फ़र्क होता है, तो अभी देख लेते हैं। अभी लूप में लगाने जा रहा हूँ। वैसे बताया सिंगल लूप ओम्स लॉ से सोल्व हो जाता है। कहीं पोटेंशियल डिफरेंस किसी पॉइंट का निकालना हो, किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना हो, तो ऐसे कि इक्वेशन लिख करके आंसर निकाल लोगे। जिसको समझ नहीं आ रहा बताएगा। एक ही लाइन को मैं बार बार यूज करूंगा, यहां से लेकर के ट्रांजिस्टर तक, लॉजिक गेट्स तक। जैसे उधर जो है न्यूटन में देख लिया था कि न्यूटन का इक्वेशन बनाते थे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। राइट साइड में मास इनटू एक्सेलरेशन लिखो, लेफ्ट में एक्सेलरेशन का डायरेक्ट वाले फोर्स को पॉजिटिव और अगेंस्ट में, और उसी को टॉर्क में रेप्लिकेट कर दिया। राइट साइड में I α लिखो, लेफ्ट साइड में तो अल्फा के डायरेक्शन वाले टॉर्क को पॉजिटिव और अगेंस्ट वाले को निगेटिव। तो ऐसा हमने कर रखा। उसी इक्वेशन को तो पूरा खींचा वहाँ पे, उसी एक एनर्जी इक्वेशन को या वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज किया, या एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज किया। तो ये 4-5 बातें वो पूरा तो वहाँ पे चल रहा था, वही 4-5 बातें यहाँ पे चलेगी कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, इस पॉइंट का पोटेंशियल बताओ, करंट बताओ, आमीटर ग्रेडिंग बताओ, वोल्टमीटर ग्रेडिंग बताओ। हाँ जी, डायरेक्शन के नहीं बता रहा, यहाँ पे बोल रहा है कि पोटेंशियल जो है तो एक्स, इसका पोटेंशियल क्या है, माइनस मारा, इसके रिस्पेक्ट में डाउन है, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, डाउन है। समझ आई बात नहीं है। डायरेक्शन और एक्शन इसका मतलब नहीं होता पोटेंशियल से। हाँ जी, पोटेंशियल का मतलब नहीं, उसके रिलेटिव में अप डाउन बोल सकते हैं। क्लियर बात हो गई। किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना तो ऐसे लाइन रूल लगा देते हैं, वहां से वहां तक मूव कर जाते हैं। रेडी है सब लोग? तो देखो इधर,
बाय द वे जो है तो देखेगा इधर, एक्स का निकाल लिया हमने, माइनस लिख लो तुम, हमने वहाँ तक छोड़ दिया, आगे तुम्हें चमक जाना चाहिए। एक्स की वैल्यू कितना, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं लिखा तो तुम भी छोड़ दो कि यहाँ तक ही नहीं, आगे मैंने समझा था कि तुम लिख लिया होगा। समझ आई बात, एक्स का निकाल लिया, ऊपर देगा। बताया बेटा माइनस का मतलब जहाँ पे ग्राउंडिंग है ना उसके रिस्पेक्ट में एक्स वाला पॉइंट क्या है, हायर वोल्टेज पे या लोअर वोल्टेज, हायर पे या, समझ आई बात नहीं है। अभी ये तो देख सकते हो, अभी जैसे तुम अपने कहाँ पे अपने लेकर अपने पॉकेट में हाथ रखे हुए हो और दूसरे से तुमने हाथ मिलाया और क्या लगता है, तुम जल्दी छोड़ दिया, मतलब क्या इसका क्या मीनिंग है, उसका ठंडा है। तुमने अंदर से हाथ निकाला और उसे हाथ मिलाया, जल्दी तुमने छोड़ दिया, हाथ पूरी तरह से मिला भी नहीं था, क्या कर दिया तुमने, छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है, समझ आई बात नहीं आई। इसका मतलब इतना ही होता है कि माइनस का मतलब क्या है, उससे कम है, ये जीरो था तो इससे कम है, अगर प्लस में आता तो बोलते इससे क्या है, हाई पोटेंशियल पे है, खत्म हुई बात। माइनस साइन का वहाँ कोई मीनिंग नहीं है, बस 4 ऑप्शन दे रहे हैं कि वी एक्स की वैल्यू 4 ऑप्शन, -53 +53 ऐसा ऐसा, तो -53 टिक कर देंगे। माइनस के बस वहाँ पे ये मीनिंग है कि लोअर वोल्टेज उसके ग्राउंडेड वाले के रिस्पेक्ट में क्या हो, लोअर पोटेंशियल पे है। समझ आ गया, जिसको अभी भी कोई दिक्कत है बताएगा। लाइन रूल लगा रहे हैं, लाइन रूल, लाइन रूल, लाइन का रूल, ए से एम से कुछ ये पॉइंट दे दिया, देखा जरा कुछ दे दिया कि ये पॉइंट क्या हमारा बाई पॉइंट है, बाई का पोटेंशियल बता दिया, यहाँ पे दे दिया ये बाई पॉइंट पोजीशन दे दिया, बाई का पोटेंशियल बताना, देखा इधर कैसे भी जा सकते हैं, ऐसे निकालोगे तो भी आंसर उतना ही आएगा, ऐसे निकालोगे तो भी आंसर उतना ही आएगा, क्योंकि याद होगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता हमारा, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ऊपर देख लेंगे कैसे, ऊपर चले जाऊँ नीचे चले जाऊँ, ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जा रहा हूँ, पहले बराबर लिख दूंगा, पहले बराबर लिख दूंगा, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, क्या लिख दूँ, वी एम माइनस वी वाई लिख दिया, वी एम माइनस वी वाई लिख दिया। आप जा रहे हैं, 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 +15 -20 -25, गुड। अब आगे देखें, जा रहा हूं मैं, इधर जा रहा हूं, 10 × 1/5 प्लस में माइनस, मैं जा रहा हूं ऊपर, करंट कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो क्या लिखूंगा, मैं जा रहा हूं इधर राइट में और वो करंट किधर आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, तो 20 × कितना लिख दूंगा, 20 × -15, ये क्वेश्चन बन गया। एम की वैल्यू कितना रख दूंगा, 0 अगर एम का ग्राउंडिंग नहीं दिया होता तो क्या निकल के आया था, वी एम माइनस वी वाई निकल के आता। एम ग्राउंडिंग दिया मतलब एम को 0 रख के वी वाई की वैल्यू निकाल लोगे, या ऐसा एम का वैल्यू बोलते हैं, एम का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो वहां पे 10 लिख देते, ना समझ में आई बात, या ऐसे ग्राउंडिंग लिखना, यहाँ 0 लिखा हुआ, या 10 लिखता है, 20 लिखता है, कुछ ऐसा लिखता है कि वी एम की वैल्यू 50 वोल्ट ले लो, तो वी एम की वैल्यू वहाँ कितना पुट कर देते। लिखने का तरीका ऐसा, इक्वेशन ऐसे बना लोगे, ऐसे चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, आंसर सेम रहेगा। बाकी जो है तो ऐसे जाकर के हमने लिख दिया, जा रहे हैं तो लेफ्ट बराबर लिखा, लेफ्ट साइड में जहाँ जहाँ जा रहे हैं लिखते हैं पहले। ये सुनेगा बात को, इसे ध्यान से सुनेगा, एक ही लाइन पे पूरा यहाँ से लॉजिक गेट्स तक चलेगा, करंट की डायरेक्शन जो हमने निकाली थी एंटी तो उसी के अकॉर्डिंग हम और क्या वो सर्किट बताते रहा हूँ कि जो करंट एक बार आ गया तो वैसे चलेगा ना, वो ग्राउंडिंग हो या ना हो, वोल्टेज पूछे या ना वोल्टेज, करंट तो वैसे चलता रहेगा, करंट वैसा। समझ आई बात नहीं आई। अब वोल्टेज निकालने पूछ दिया तो तुम ऐसे करके निकाल लोगे, करंट तक पूछा तो वहीं तक छोड़ देंगे, करंट तो वैसे चलता ही रहेगा, ये ऐसा सर्किट का डायग्राम है तो करंट तो वैसे चलता ही रहेगा। आगे वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, वी वाई की वैल्यू कितना आ रहा है, -24 बाकी कर लोगे। इक्वेशन बनाना ये तो पर्पस होता है, बाकी तो आपको इसमें बड़ा कैलकुलेशन कुछ रहता है, ये सब छोटे कैलकुलेशन रहते हैं, प्रिंसिपल सीखना होता है। ये जो वाला फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं तो बहुत आसान वाला फिजिक्स है, जो पहले वाला आसान भी था और उससे भी आसान है। इसमें ये प्रिंसिपल समझ में आ गया तो आपका आंसर निकल जाएगा। काफ़ी जगह पे थ्योरेटिकल पार्ट भी आ जाते हैं यहाँ से, वो जो एटलीस्ट आपको प्रीवियस ईयर अगर 30 साल का देखोगे तो 20 बार तो यही पूछा होगा कि किरचॉफ का पहला नियम किस पे बेस्ड है और दूसरा नियम किस पे बेस्ड है। तो पहला नियम तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, दूसरा नियम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कम से कम 20 बार तो ये रिपीट किया हुआ।
और बाकी जो है तो लेकिन मोस्टली टाइम 30 बार में तो 5 बार किरचॉफ्स के क्वेश्चन पूछे हैं और बाकी रिमेनिंग टाइम्स सीरीज पैरेलल ओम्स लॉ के क्वेश्चन पूछे हैं, बैटरी का कम्बिनेशन वगैरह पे कुछ पूछे हैं, उस पे टॉपिक्स पे आ रहे हैं हम लोग। बाकी बेसिक नियम आपने सीख लिया। 80 ऊपर देंगे वी एम माइनस वी बाई, वी एम की वैल्यू कितना और बाकी ये लोग कितना आगे सोलो आउट होकर के यहाँ -30 आ रहा है और राइट साइड में -6 तो डैट विल बी तो डैट विल वी बाई विल बी -24 फिनिश। किसी को कन्फ्यूजन? यहाँ से यहाँ गया ना बेटा, ऐसे हम जहाँ से जहाँ जाते हैं वहाँ लिख देते हैं, बस करंट से कोई मतलब नहीं लिखते थे। पहले बराबर लिखो, जहाँ से जहाँ जाते हो लिख दो। अगर तुम्हें मन कर रहा है कि मैं यहाँ से यहाँ नहीं जाऊँगा, तुम्हें मन कर रहा है मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, तो यही लिख दो वी बाई माइनस, यहाँ पे लिख देंगे और इधर ही बैटरी के बारे में लिखेंगे। अब ऐसे ही चलेंगे, जहाँ जहाँ लिख दे वहीं चलेंगे, जहाँ से जहाँ के बारे में लिखा वहाँ पे वहीं से वहीं की तरफ चल देंगे, वहीं से वहीं की तरफ क्या करेंगे आप? समझ आ गई बात? अब इसमें आगे जैसे क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि कैसे लगाएं ताकि हमारा क्या हो, तो कम लिखना पड़े, ये लिखना पड़े, ज़्यादा लिखना पड़े। समझ आई बात नहीं? डिपेंड करता है कितने एलिमेंट्स हैं। तो हो सकता है अभी हमें इधर से लिखे तो कितनी बार लिखना पड़े, ज़्यादा लिखना पड़े। 3 बैटरी थे इधर, 2 ही बैटरी थे इधर, से कम लिखना पड़ता। तो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कितना, तो कौन सा पाथ चूज करते हैं। कैसे भी करोगे तो पाथ इंडिपेंडेंट आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर हो गया लोगों को? छोटे मोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये जो है तो लूप का नियम एक बार देख ले। लूप का नियम भी तो स्टैंडर्ड एक बार लिखाई देता हूँ। ये 3 लूप का तो सी ऊपर देख लेंगे लोग। लूप में तो एक बार लिख के दिखा देता हूँ। ऊपर देखा एक बार कुछ जगहों पे क्या होता है, हमारा ऐसे बनाया हुआ डायग्राम है। आपको भी प्रैक्टिस होनी कि ऐसे 3 बार हमें बनाना पड़ता है, 3 ब्रांचेज और 2 लूप्स। ठीक है, ऊपर देखता रहेगा। लूप का नियम सिखा रहा हूँ, लाइन में सीख लिया वो लोगों ने। लाइन और लूप में क्या फ़र्क है वो भी यहाँ से दिख जाएगा। R1 R2 R3 R1 R2 R3 ऊपर देगा। अगर बोल दिया कि हाँ अलग से एक्सटर्नल रेसिस्टेंस अलग है, इंटरनल अलग है, तो दोनों को जोड़ के एक भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सीरीज में ही होंगे। तो एक ही बार लिख दिया कि टोटल R1 है यहाँ पे, टोटल यहाँ पे कितना है और यहाँ पे कितना है। लूप लॉ लगाने जा रहा हूँ, ऊपर देगा लूप लॉ लगाने जा रहा हूँ। रेडी है सब लोग? 2 तरीका होता है लूप लॉ लगाने के लिए। अभी क्या है तो बोलेंगे कि ये क्या है, ये इस फोटो को, कुछ फोटो क्वेश्चंस में रहेंगे जहाँ पे करंट दिखाया रहेगा, यहाँ पे I2 करंट, यहाँ पे I करंट, यहाँ पे ऐसे कुछ करंट दिखाया रहेगा। अब कुछ जगहों पे क्या रहेगा, कुछ भी नहीं दिखाया रहेगा, बस ऐसे। देखो क्या बोलेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट है, करंट दिखाया ही नहीं, करंट इसमें शो आउट नहीं किया। कुछ क्वेश्चंस क्या रहेंगे जहाँ करंट दिखाया हुआ रहेगा, तो आसान हो गया, आपको अपने आप बांटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे दिखाया हुआ नहीं है तो हम क्या करेंगे, खुद ही बांटना शुरू करेंगे। खुद ही जब बांटेंगे तो ध्यान से सुनो कैसे बंटवारा करते हो, अच्छा रहेगा। एक बंटवारा करने का तरीका ये होता है कि क्या करें, इससे I1 निकाल लो, इससे I2 निकाल लिया, इससे कितना निकाल लिया I1, और इससे कितना निकाल लिया। समझ आई बात नहीं? अब प्रिंसिपल बताया था बैटरी का, क्या प्रिंसिपल बताया था, एक ही प्रिंसिपल बताया था बैटरी का, बताएंगे? चुप रहेंगे बाकी लोग। बैटरी का प्रिंसिपल बताया था कि जितना दिया उतना लेगा वो। तो दिया इसने कितना I2, तो लेगा भी कितना, पॉजिटिव डंडे से निकालेगा और निगेटिव डंडे से। तो I2 निकाला ये, तो I2 इंटर करना भी चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, पहले ये I2 यहाँ पे गया बंटवारा ऐसा हो कुछ मानेंगे, फिर लौट के यहाँ पे आएगा। समझ आई बात नहीं? अगर मैंने I1 I2 I3 मान लिया तो ये डिस्ट्रीब्यूशन करना लंबा पड़ेगा। समझ आई बात नहीं? तो मल्टीपल बैटरी जहाँ पर रहते हैं, अगर हमें बांटने की जरूरत आ गई, क्या करने की जरूरत पड़ेगी, अगर बटा हुआ उसने बांट दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे बांटा वैसे कर दो। लेकिन हमें अगर खुद ही बांटना तो हम क्या करूँगा, इन तीनों में से तो E1 E2 E3 का वैल्यूज दिया रहता है। E1 इतने वोल्ट का, E2 इतने वोल्ट का, इतने वोल्ट का। समझ आई बात नहीं? मान लीजिए 10 का, ये 20 का, ये 30 का, तो जो सबसे बड़ा वोल्ट का होगा उसको क्या बोलेंगे, ये 10 वोल्ट की बैटरी, 20 वोल्ट की बैटरी और 30 वोल्ट का बैटरा बोल देंगे। हम लोग करंट कहाँ से निकालेंगे, बैटरा से निकालेंगे। अगर बड़ा रहेगा तो छोटा बड़ा मैं किससे करंट निकालूंगा, I निकाल लिया, I निकाल लिया, I निकाल लिया। अब क्या करूँगा, बोलूँगा इधर कितना चला गया, इधर I1 चला गया, तो बोलेंगे इधर कितना जाएगा जंक्शन नियम से, अब करंट का बंटवारा हो गया। अब देखोगे I माइनस I1 इधर से और I1 इधर से, दोनों मिलकर कितना हो गया, तो करंट इसमें कितना चला जाएगा, I चला जाएगा। फिनिश, करंट इसमें कितना चला गया, I चला गया। किसी को कन्फ्यूजन, करंट चला गया, बंटवारा में दिक्कत है, कहाँ से करंट लेंगे। काफ़ी लोग देखेंगे ऐसे भी करते हैं,
हमने क्या बोला, बैटरी के पॉजिटिव टेंडेंसी से करंट बाहर लोगे, बैटरी का ऊपर आसमान होगे। काफ़ी लोग बोलते हैं मैं नीचे लूँगा, उससे भी आंसर आ जाएगा, बट क्या आएंगे तो अननेसेसरी आप जो है कि कहाँ जाएंगे। ये इसका मीनिंग इतना ही होता है। ध्यान से देखे, दो लॉजिक बताए, या तो सबसे करंट निकाल लिया, ठीक है, और सबसे करंट I1 I2 I3 निकाल, तो सब में लौटाना पड़ेगा, तो तुम खुद ही फंस जाओगे कि किस में कहाँ कितना निकाला था। समझ आई बात। वहाँ से भी सोल्यूशन निकल सकता है, बट वो कॉम्प्लेक्स चला जाएगा। बेहतर क्या होता है, बैटरा से निकालें और बैटरा में उतना डाल दें, क्योंकि एक से निकाला तो एक ही में डालना पड़ेगा। समझ आई बात। आई निकाला इससे, तो इधर कितना मान लिया I1, तो इधर कितना चला जाएगा, I माइनस I1, इधर से I माइनस I1, इधर से I1, तो इधर I लौट गया, इससे निकाला था इसमें लौट गया, फिनिश हो गया, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का आसान हो गया। I1 I2 I3 निकालते वैसे ही इक्वेशन का संख्या बढ़ जाता, अननोन की संख्या बढ़ जाता। समझ आई बात। इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों ले रहे हैं। दो प्रोसेस हो सकता है, इंडिया और पाकिस्तान में मैच हो रहा था, दो तरीका से मैच करवाया जा सकता। एक तो पूरे इंडिया के हर एक पॉपुलेशन को और उसके हर एक पॉपुलेशन को क्या कर दिया जाए, भिड़ा दिया जाए। तो भिड़ा दिया जाएगा तो उसमें क्या होगा, अरे पता नहीं चलेगा कौन किसका पॉपुलेशन है। समझ आई बात नहीं। तो इसमें क्या था, कैसे मैच करवाते हैं, वहाँ का जो सबसे तगड़ा 11 लोग हैं और जो यहाँ का सबसे तगड़ा जो लोग हैं, तो उनको 11 को भिड़ाते हैं, और सब लोग क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। समझ नहीं आया कोई। तो वही बोल रहा है कि या तो सभी को भिड़ा सकते हैं, सबसे करंट लिया तो सबका तो डेंजर में आ जाएगा, सिचुएशन खराब हो जाएगा ना। तो बेहतर है क्या कि हम लोग किससे करेंगे काम, दोनों में से कौन सा अच्छा लगा। किसी एक से भिड़ाएंगे तो एक ही में करंट लौटाना पड़ेगा ना हमें, तो ये प्रोसेस होगा, हाँ या नहीं। दूसरा, बैटरी के कौन सी डंडे से करंट निकालते हैं और घुसाते किसमें, यही नियम भी होता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैं नीचे से निकालूंगा, नीचे से निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं, आंसर भी आ जाएंगे, बट वो तो मतलब आपको बेकार में कुछ परेशानी करेगा बीच में। इक्वेशन करते समय कुछ अलग अलग ऐसे वैल्यू जाना शुरू हो जाएंगे, तो आपको अननेसेसरी प्रेशर बर्डन होगा। समझ आई बात नहीं। जैसे ऐसे ही माने कि हमने क्या बताया, काफ़ी लोग ये करते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अभी करने के लिए दूंगा तो काफ़ी लोग क्या करेंगे, बैटरी के छोटे डंडे से करंट बोलेंगे नीचे में लाऊंगा। मैं ऐसे करके देखता हूँ, ऐसे करने की ज़रूरत है, आंसर उससे भी आ जाता है, बस इतना ही फर्क पड़ेगा, निगेटिव में आना शुरू हो जाएगा वैल्यूज। पॉजिटिव ऊपर से निकालेंगे तो मोस्ट ऑफ द चांस में तो आंसर अच्छे आएंगे, पॉजिटिव वैल्यूज आएंगे, उसमें भी कोई गारंटी नहीं, वहाँ से भी निगेटिव आते हैं, बट प्रोसेस वही रहता है। समझ आई बात। ऐसे ही समझें कि बल्लेबाजी करने गए तो बल्लेबाजी में हैंडल की तरफ पकड़ते हैं और नीचे से क्या करते हैं, बल्लेबाजी होती है। उल्टा भी कर सकता ना आदमी, बॉटम को पकड़ दिया और हैंडल से बल्लेबाजी कर रहा है, कुछ नहीं समझ में आई बात। तो कौन सा केस में तो बेहतर रिजल्ट आएगा, हैंडल से पकड़ेंगे और बाकी उस तरीके से जो खेला जाता है उस तरह से खेलेंगे तब ना। समझ नहीं आया। तो ये तरीका है कि हम डंडे से इससे करंट बाहर निकालेंगे और इसमें अल्टीमेटली घुसाएंगे, ये प्रोसीड्योर है। बाकी अगर उल्टा भी कोई करता है, जिसको मतलब सोच लिया कि आज कुछ चमत्कार कर दूंगा, तो उल्टा पकड़ लेगा बैट को जा करके। समझ आई बात नहीं आई। तो आपके ऊपर डिपेंड करे। अब मैं लूप लॉ लगाने जा रहा हूँ, लूप लॉ लगाने जा रहा हूँ, लूप लॉ लगाने ऊपर देखा लूप में क्या बोलते हैं, देखो इधर दोनों यहाँ फिर से इलस्ट्रेट कर दे रहा हूँ, लाइन रूल एंड लूप रूल। देखो लूप लाइन में लगाना, यहाँ से चल के यहाँ तक लगाना है, एक्स एंड वाई। ऊपर देखेगा एक्स से वाई की तरफ जाऊं या वाई से एक्स की तरफ जाऊं, वाई से एक्स की तरफ जाऊं, ऐसे जाऊं या ऐसे जाऊं, ऊपर से जा रहा हूं, ऐसे ऊपर से जा रहा हूं। तो पहले क्या करूंगा, बाई 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 से एक्स की तरफ जा रहा हूं, ऐसा लिख दिया, जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं, कुछ मिला आया, एक्स तक ही जाना था ना, बस तो लिख दिया। आप जा रहे हैं इधर, आप जा रहे हैं नीचे की तरफ, करंट भी कहाँ जा रहा है, कितना जा रहा है, बस फिनिश हो गया। इसको बोलते हैं लाइन रूल। लाइन रूल को बोलते हैं, अरे लाइन भी लगाए ना, लाइन ही तो है, इसको लाइन बोलते हैं सर। 1 पॉइंट 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली चीज को क्या बोलते हैं। जबकि देखो लूप में लगाना, ऊपर देगा
लूप 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 का मतलब यहाँ से चलूंगा, 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 वहीं पे लौट जाऊंगा। ऐसे जलेबी बनता है, देखा कभी? अच्छा जलेबी नहीं खाया आपने? जलेबी भी ऐसे बनता है। इमरती आप लोग खाते हैं, हम लोग के टाइम में जलेबी चलता था। अभी भी जलेबी चलती है। इमरती ज्यादा अच्छा होता है। चलें ओके, जो भी है वो तो पर्सनल चॉइस है, जो भी अच्छा लगेगा। मैं बोलना जो जलेबी ऐसे बनाते हैं, यहीं से चल के यहीं पे लौटते हैं, इसको इसी को लूप लॉ बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अरे वो ऐसे से घुमाता जाता है। लूप जहां से चले थे वहीं पर लौटेंगे, जहां से चले थे वहीं पर लौटेंगे। तो देखेगा जहां से चले थे वहीं पर लौट जाएंगे। ऊपर देखेगा लाइन रूल का एक स्पेशल केस लूप लॉ होता है। जहां से चले थे वहीं पे, जहां से चले थे, देखो यहाँ से चले, यहाँ से चले, 22 चले, 22 पे लौट गए, 22 चले 22 पे लौट गए, तो वी बाई माइनस वी बाई लिखने का कोई मीनिंग है नहीं, इसलिए लूप लॉ में ये लिखते ही नहीं। ना समझ में आई बात? लूप में यहाँ से चल के यहीं पे आना है, तो वी बाई माइनस वी बाई लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए लिखते नहीं है। लूप में बोलेंगे ये लिखना नहीं है, बैटरी के बारे में लिखेंगे, यार चला 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 यहाँ पे तो इधर माइनस E1 प्लस E3 लिख दिया। ठीक, अब जो है आप जा रहे हैं, देखिएगा जितनी बार रेसिस्टेंस मिलेगा उतनी बार I इंटू आर। यहाँ मिला 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 I1, आप जा रहे हैं करंट उधर ही जा रहा है, आप जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, करंट भी कैसे जा रहा है? तो प्लस में या माइनस में? जा रहा हूँ पार किया, जा रहा हूँ यहाँ मिला। जब भी R3 मिलता तो लिखते हैं, जब भी R3 मिलता तो लिखते हैं। तो आई उसमें कितना है? आप जिधर जा रहे हो उधर ही जा रहा है, तो क्या लिख देंगे? IR3। ये लूप इक्वेशन बन गया। लूप में इक्वेशन बन गया। लूप का मीनिंग और लाइन का मीनिंग क्लियर हो गया वो लोगों को। हाँ बेटा बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालना को तो ऐसे चलेंगे, वो एक हो गया। अब कुछ जगहों पे ऐसे लूप में इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो ऐसे बना करके एक इक्वेशन बना, दूसरा इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को सोल्व करके I1 I2 ऐसे निकालेंगे। वैसे वो वाला पार्ट से आपको बचा दिया जो डायरेक्ट आंसर दे दिया, जो डायरेक्ट तरीका दे दिया उससे आपको, तो वहाँ से काम करेंगे आप। समझ आ गया होगा लोगों को? तो कुछ क्वेश्चन देख लिया। वैसे लूप लॉ ये सब लॉ तो चलता रहेगा। कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से सिमेट्रिक क्वेश्चन देख लिया। मैं बोलना चाहता हूँ जो आपके एग्जाम्स में आता है, तो आपके एग्जाम में सिमेट्रिक क्वेश्चन काफी आते हैं। वो उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था जो कल हम लोग कर रहे थे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ बेटा उससे डायरेक्ट करंट की वैल्यू निकल जाएगी। ये तो वैसे ही सिखा दे रहा हूँ कि इक्वेशन बनाने के लिए ऐसे बनाते हैं हम लोग। करंट तो वहां से ही निकालेंगे, ऐसे नहीं कि फिर दो इक्वेशन बनाओ और उसको सोल्व करो, ये काम नहीं करेंगे। ये तो वैसे सिखा दिया। क्या समझ में आया साहब? ये इक्वेशन बनाने का क्या पर्पस है? इक्वेशन बताने का। करंट इसमें कहीं पूछा जाएगा तो जो पहले बताया उससे कर लोगे, जो पहले बताया था उससे कर लोगे। ये एक और नियम बताता हूँ, तुमने सुना होगा आजकल शादियां बहुत चल रही है। अरे शादियां नहीं सुना क्या? शादी वगैरह विवाह होता है, विवाह बोलते हैं शादी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। हाँ अच्छा निकाह बोलते हैं, गुड। तो एक जो है तो विवाह का नियम दे देता हूं आपको। इसको विवाह के बाद क्या होता है? विवाह में के पहले मिलन होता है या बाद में मिलन होता है? ये देखिए बोल रहे पहले मिलन होता है। पहले होता है बाद में होता है? चलें ऊपर देखें। नहीं हमारे गांव में जब होता है ना तो उसमें एक मिलन पहले होता है, उसमें एक रस्म होता है, रिवाज होता है, वो मिलन बोलते हैं उसको। अच्छा आपने कुछ नहीं सुना? चले आप लोग गांव के नहीं है, बाहर गए हैं। चलें देखें यहाँ पे एक सवाल होता है, वो पहले अलग से दे देता हूँ नियम उसका भी।
उसको लगा मिलमैन्स थ्योरम बोलते हैं, नाम से आपको जानना नहीं है। और वैसे शॉर्टकट में मिलन थ्योरम मैं बोलता हूँ ताकि आपको याद रह जाए। मिलमैन्स थ्योरम पूरा नाम है। ऐसे जैसे आपने क्या किरचॉफ्स का थ्योरम पढ़ा है, ओम्स का पढ़ा है, ऐसे मिलमैन्स थ्योरम होता है। ऐसे जो हजारों नाम होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, ऐसे हजारों आदमी लोग हैं। दो चार नाम तो आप जानते हो ना, गॉस का नियम, एम्पियर्स का नियम, फराडे का नियम, मैक्सवेल का नियम। ऐसे तो ये कुछ गिने चुने हैं, ऐसे हजारों नाम हैं। ये तो स्टार्टिंग है, ऐसे हजारों नाम आ गए हैं। तो एक मिलमैन्स थ्योरम आता है, जहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ऊपर देगा दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ के बीच में निकालना होगा, यहाँ या वोल्टामीटर लगा रहेगा, वोल्टामीटर रीडिंग निकालो, तो वहां से डायरेक्ट निकालते ऊपर देगा, जो लिखा था अभी वही रहेगा। ऊपर ए मान ले, नीचे क्या मान ले, बी, तो बी ए माइनस बी बी लिखना होगा, जो पहले लिखा था वही आता है। यहाँ भी E1 बाई R1 प्लस E2 बाई प्लस E3 बाई 1/R2 1/R3। मैं यहाँ से ये बोलना चाहता हूँ कि अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाएगा तो डायरेक्ट ये से निकाल लोगे। या सिर्फ काफ़ी बार पूछा जाता है कि ए कौन हायर पोटेंशियल पे, ए और बी में कौन हायर पे है, तो बी ए माइनस बी बी यहाँ से निकालोगे और प्लस में आ गया तो ए हायर पे और बी लोअर पे, और माइनस में आ गया तो बी हायर पे और ए लोअर पे। इतना ही कभी पूछे जाते हैं। जैसे वो सब क्वेश्चंस का डिसीजन इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का यही नियम है। मैं बोल रहा हूँ कि करंट निकालना होगा तो डायरेक्ट वहां से निकाल लेंगे। इसी केस में क्या निकालना होगा, पोटेंशियल, तो यहां से निकालेंगे। करंट निकालना होगा तो जो पहले नियम बताया था डायरेक्ट छाप सकते हैं, जो पहले लिखा था। या किसी को मन करेगा नहीं पहले यहां से पोटेंशियल निकालूंगा फिर लाइन रूल लगा के करंट निकालूंगा, तो ऐसे भी कर सकते हैं। दोनों आपस में मिला जुला ही है। या तो पहले वहां से क्या निकालना है, करंट निकालना है, और फिर क्या निकालना है, यहां से यहां का बीच का लाइन रूल लगा के पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। या उल्टा, यहां से पहले क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, और फिर लाइन रूल लगा के क्या निकालना है, करंट निकालना है। आंसर उतना ही आएगा। बट सीधा इतना लंबा चौड़ा नहीं पूछते हैं, सीधा वो पूछते हैं कि इनके बीच में वोल्टमीटर लगा, वोल्टमीटर की रीडिंग बता दो। E1/R1 E2/R2 E3/R3 1/R1 1/R2 1/R3। वोल्टमीटर कहीं दिख रहा है? वोल्टमीटर दिखता नहीं दिखता? दिखता नहीं है लेकिन होता है। क्यों होता है? क्योंकि एयर ही आइडियल वोल्टमीटर का रेसिस्टेंस इन्फिनाइट होता है, तो वो दिखेगा नहीं, ओपन सर्किट ही उसको बोलते हैं। तो लगा हुआ वोल्टमीटर, वोल्टा की रीडिंग निकालो, तो यही काम करेंगे, हाँ या नहीं? अगर इतना ही रहता, 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 वोल्टा की रीडिंग निकालो, वोल्टमीटर की रीडिंग निकालो, E1/R1 E2/R2 1/R1 1/R2, ऐसे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। E1R2 प्लस E2, इसको एलसीएम ले लोगे तो क्या बन जाएगा, E1R2 E2R1/R1 प्लस R2, हाँ या नहीं? ये वोल्टा की मीटर कम से कम 5 क्वेश्चन मिलेंगे, एक 3 ब्रांचेज वाला, एक 2 ब्रांचेज वाला, और ऐसे जो है तो क्या हो गया, वोल्टा मीटर की रीडिंग VA माइनस VB है। E1 E2 R1 R2 कितने लोग हो गया नोन, E1 E2 V1 V2 एंड E1 E2 R1 R2 एंड V। वोल्टा की रीडिंग 5 लोग, VA माइनस VB को 1 मान रहा हूँ। वोल्टा की रीडिंग, वोल्ट मीटर की रीडिंग बोल रहा हूँ, किस की रीडिंग बोल रहा हूँ, तो 5 लोग हो गए, कोई 4 वैल्यूज दे करके 5वां निकालना होता है। यूजुअली E1 E2 R1 R2 दिए तो जल्दी निकाल ही लो, जल्दी निकालेगा। एक वोल्टा मीटर की रीडिंग निकाल लें आप। जैसे भी आपको 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 20 ओम, 20 वोल्ट 10 ओम, वोल्टा की रीडिंग ही निकाल लो आप, जल्दी बता दो। वोल्टा की रीडिंग, वोल्ट मीटर लगा देता हूँ, नहीं लगाया तो भी आपको वोल्टा की रीडिंग ऐसे निकाली जाती है, याद रखना है। वोल्टा 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 की रीडिंग, ओके। एनीबॉडी एल्स? बहुत आसान है, 10 10 20 20 10 532। या तो E1/R1 करिए, क्या बताते E1 R2 हो जाता, यहाँ से सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, ये E1 R2 प्लस E2 R1। मतलब क्या होगा, 2 लोगों के लिए ऐसे भी याद रखते हैं। ये क्या करें, इधर इसको इधर गुना करते हैं, ऐसे गुना करते हैं, ऐसे गुना करते हैं, नीचे क्या कर देंगे, R1 प्लस R2 जोड़ देंगे। नीचे क्या करते हैं, R1 प्लस R2 जोड़ देंगे, तो इसको इससे गुना करके ऊपर देंगे। ये 20 को 20 से गुना कर दिया, 20 को 20 को और 10 को 10 को, तो 20 20 400 प्लस 100
भाई जोड़ देंगे R1 प्लस R2 50 भाई वोल्ट मीटर रीडिंग आ जाएगी। किसी को कन्फ्यूजन है बता देगा। वोल्टा मीटर ग्रेडिंग, वोल्टा मीटर ग्रेडिंग, वोल्टा मीटर ग्रेडिंग। इतनी बार वोल्टा मीटर ग्रेडिंग चिल्ला क्यों रहा हूँ कि क्वेश्चन है 4-5 क्वेश्चन है कि प्रीवियस ईयर में, और लोग पूछते हैं कि वोल्टा मीटर ग्रेडिंग है, इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जब जहाँ पे मिले तुम कर लो। समझ आया कुछ? देख ले एक सिमेट्री का डायग्राम देख ले। अर्लियर क्लास में हमने तो शॉर्ट सर्किट वाला केस करा था। बाकी जो एक सिमेट्री का डायग्राम देख लो यहाँ पे, जल्दी जल्दी देखेगा। ये एक है और दूसरा है। 5 लोगों का गेम खेलने जा रहा हूँ। 5 वाले को क्या बोलते हैं? पांडव। देखो ये क्या है, तो 4 हुए और ये क्या हो गया। चलें अभी फिलहाल आर 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 हैं, तो इसका इक्विवेलेंटी बता दो ए और बी में। आर ही आएगा। आर आर आ रहा है ऊपर देगा। 2R हो, 2R हो गया, 2R हो गया, 2R पैरेलल में आर हो जाएगा। समझ नहीं आई बात? इस फंडे को क्या बोलते हैं? जहाँ 4R मिल जाए वहाँ 1R हो जाएगा। जहाँ 4R मिल गए वहाँ रात गुजर जाए, ऐसा गाना एक था। हाँ तो अच्छे से गाओ ना। जहाँ 4R मिल जाए वहाँ एक, हाँ जी याद रह जाएगा। अब देखेंगे 5वां भी लाऊंगा। 5वां भी लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यही आज का तो मंत्र। ये कुछ भी आर बोलते हैं तो बोलते हैं क्या, तो ए से घुसने वाले दोनों लोग ये थे, ये और ये क्या हमारे निकलने वाले हैं, तो इसको बोलते हैं सिमेट्री या बैलेंस ब्रिज। क्या बोलते हैं? सिमेट्री या बैलेंस ब्रिज। घुसने वाले यहाँ से घुस रहा है, ए पॉइंट से 2 ब्रांचेज है, तो इन दोनों का रेशियो टेस्ट करोगे तो कितना रेशियो हो गया? R/R, तो 1 हो गया। और यहाँ से निकल रहे हैं, इनका रेशियो टेस्ट करोगे 1 हो गया, तो रेशियो मैच कर जाता तो बीच में करंट नहीं जाता, क्योंकि यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल क्या था? बराबर हो जाता। तो मैच कर जाता तो बराबर करंट नहीं जाता। अभी भी आंसर कितना है? आ रही है। अभी भी आंसर कितना है? आ रही है। अभी भी आंसर कितना है? कुछ समझ नहीं आया। ये बोला जहाँ से घुस रहा वहाँ से, तो दोनों का रेशियो लो। कितना आया रेशियो? 1। R/R 1 हो गया। और जहाँ से निकल रहा वहाँ पे रेशियो लो, वहाँ भी कितना है? तो इसको क्या बोलते हैं? बैलेंस ब्रिज। क्योंकि बैलेंस हो गया। अगर पोटेंशियल की बात होगी तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल बराबर आ जाता है, तो इसमें करंट कब दोनों का पोटेंशियल बराबर आ जाता है? जब ये रेशियो मैच कर जाता है, रेशियो टेस्ट मैच कर जाता है। रेशियो टेस्ट कहाँ करते हैं? जब 5 लोग होंगे। क्या होंगे? 5 लोग होंगे। जहाँ से घुसेगा वहाँ पे तो रेशियो लेंगे और जहाँ से निकलेगा, और दोनों बराबर हो गया, तो बोले रेशियो टेस्ट में सक्सेसफुल हो गया, बैलेंस ब्रिज है। और क्या बोलेंगे? बीच वाला वायर में करंट है नहीं जाएगा, तो हटा देंगे तो आर आ जाएगा आंसर। ये अब बोले डायग्राम ऐसे दिया रहेगा, तो कितना हो जाएगा? ऊपर वाला ये बीच में दिखाया हुआ था, पूरा डायग्राम ऐसे दिया रहेगा। पूरा डायग्राम ऐसे दिया रहेगा। बीच वाला क्या कर देंगे आप? बीच वाला हटा देंगे। डायग्राम ऐसे दिया रहेगा, दिख गया? इसको कम से कम 10-20 तरीके से दिखाऊंगा। फिलहाल जो है तो एक ही तरीके से दिखाया, जाकर घर पे अच्छे से देखोगे इसको। पहचान लोगे 5 लोग हैं। कितने लोग हैं? तो भी कितना होगा? ये वाला में करंट कितना होगा? यहाँ करंट जाएगा ही नहीं। करंट कितना होता है इसमें? 0 होता है, इसलिए तो वो हटा देता है। कितना रेजिस्टेंस आ जाएगा? ओके।